हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम लास्ट 1 ईयर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 4 है एंड ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स 2017 के लिए इमेंसली बेनिफिशियल होगा। मेरा नाम भूमिका सैनी है। मैंने अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज का 2016 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। थैंक यू ऑल फॉर योर विशेज़ एंड सपोर्ट। स्टडी आईक्यू ने काफ़ी सारे पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी की पेन ड्राइव अभी बहुत ही जल्दी जून 2017 में लॉन्च की जाएगी। पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स को हमने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया था। उसके बाद पार्ट 2 में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड उससे रिलेटेड जो भी लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस किया गया था। उसके बाद पार्ट 3 में हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था। एंड इस पार्ट 4 एंड फाइनल पार्ट में हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड जो भी मिसलेनियस सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए मिसलेनियस सेक्शंस को एक बार देखते हैं। पहली ये न्यूज़ थी कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट एनटीपीसी ने अभी इंस्टॉल किया है। तो एनटीपीसी ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट इंस्टॉल किया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और ये एक मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव का एक तरह से एक पार्ट है। ये कहाँ लगाया गया है? ये केरला में लगाया गया है एट राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट इन केरला। सोलर पैनल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्लोटिंग सोलर पैनल्स होते हैं, उनको माउंट किया जाता है ऑन फ्लोटिंग बोर्ड्स और वो फ्लोटिंग बोर्ड्स जो हैं वो उनको एक तरह से होल्ड करके रखते हैं। अब फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट का एडवांटेज ये होता है कि एक तो लैंड यूसेज सेव होता है क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और दूसरा वो कहा जाता है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू वो सोलर प्लांट जो कि लैंड पे लगाए जाते हैं। उसके कंपैरिजन में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि वाटर कंजर्व होगा। क्योंकि इवेपोरेशन रिड्यूस होगा। इवेपोरेशन रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि वाटर जो है वो इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट से कवर्ड है, तो वाटर का इवेपोरेशन जो है वो कम रेट से होगा। उसके बाद जनरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि कूलिंग इफेक्ट होगा पैनल्स पर। रिड्यूस्ड इंस्टॉलेशन टाइम, क्योंकि वो फ्लोटिंग प्लांट्स है तो इंस्टॉलेशन टाइम भी कम होगा। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के बेनिफिट होते हैं और अभी रिसेंटली जो लगाया गया है वो केरला में लगाया गया है। ये एनटीपीसी ने लगाया है। दूसरी न्यूज़ थी दिव्य नयन करके। दिव्य नयन एक CSIR जो कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये डेवलप किया है। ये एक रीडिंग मशीन है जो कि विजुअली चैलेंज लोगों के लिए डेवलप की गई है। आप देख सकते हैं इस तरह की ये दिव्य नयन रीडिंग मशीन है। ये किसी भी स्क्रिप्ट को स्कैन और रीड कर सकती है और वो उसके बाद उसको वर्बल उसमें कन्वर्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया है। इसका प्रिंसिपल ये है कि ये कॉन्टैक्ट स्कैनिंग करेगी किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को और उसको वर्बल स्पीच में, मतलब उसको उस पूरे डॉक्यूमेंट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगी। तो दिव्य नयन ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है 32 GB का और रन टाइम इसका लगभग 3 घंटे तक का रन टाइम है और इसका जो वेट है लगभग 410 ग्राम का है। डिवाइस जो है इक्विप्ड विद वाईफाई है, ब्लूटूथ इंटरफेस इसमें है जिससे कि ये डायरेक्टली इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है। इसको किसी भी मॉनिटर या मिनी कंप्यूटर से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडिजिनियसली बनाया गया है। CSIR ने ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट है उसको ये वर्बल स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। तो ये विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद स्मार्ट मीटर्स करके ये चीज़ें न्यूज़ में थी। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर्स, नेट मीटरिंग। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। स्मार्ट मीटर्स कम्युनिकेट मीटर रीडिंग्स डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसमें यह होता है कि जो स्मार्ट मीटर्स होते हैं वो मीटर की जो रीडिंग्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डायरेक्टली भेज देते हैं। तो इससे ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है कि कोई आएगा आपके घर पे और वो मीटर की रीडिंग लेगा। रादर देन इसकी बजाय क्या होगा कि मीटर की रीडिंग डायरेक्टली ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच जाएगी। तो स्मार्ट मीटर्स उनको बाईपास नहीं किया जा सकता और वो किसी रिमोट डिवाइस से भी उनको रीड किया जा सकता है। अब इस सिस्टम को रन करने के लिए कम्युनिकेशन केबल चाहिए होती है और जो कि कंट्रोल और ऑपरेट होती है किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट से। तो इस तरह के स्मार्ट मीटर होते हैं। न्यूज़ में जो चीज़ थी वो थी इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क। अभी इंडिया ने रिसेंटली ये फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क ये गुरुग्राम में होस्ट की है।
तो ISGN जो ये है क्या, ये एक अग्रीमेंट है अंडर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि एक पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क बना है, इसका मतलब ये है कि एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके तहत 25 इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ये एक्सेलरेट करेगी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। इसमें होगा क्या कि इंटीग्रेटिंग, अब हम इसमें पावर सेक्टर्स को रेंज ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन, सेंसिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम, इनसे इंटीग्रेट करके एक स्मार्ट ग्रिड बनाएंगे। और उस स्मार्ट ग्रिड के लिए ये ISGN करके एक अभी रिसेंटली होस्ट की गई थी गुरुग्राम में। और इसके अंदर करा क्या है, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि 25 जो इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूडिंग इंडिया, वो एक्सेलरेट करेगी डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। तो आप एक तो स्मार्ट ग्रिड्स ध्यान रखिएगा, एक स्मार्ट मीटर ध्यान रखिएगा। ये हमने देखा भी अभी कि स्मार्ट मीटर होते कैसे हैं। स्मार्ट मीटर में ये होता है कि डायरेक्टली जो डेटा है आपके मीटर का वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाता है। तो आप देखिए, स्मार्ट मीटर मेजर्स एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूसेज एवरी 30 मिनट्स। तो हर 30 मिनट में आपका स्मार्ट मीटर जो है वो मेजर और रिकॉर्ड करेगा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है। फिर ये जो डेटा है ये ट्रांसमिट हो जाएगा डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ओन और मैनेज कर रहे हैं ग्रिड, पोल्स, वायर्स, तो उन सब को ये डेटा जो है वो पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर एनर्जी प्रोवाइडर्स जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एरिया में, वो इस कंजम्पशन डेटा को अवेलेबल कराएंगे आप तक वाया वेब पोर्टल के थ्रू या होम डिस्प्ले के थ्रू। ये जो भी सारा डेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का जो पूरा डेटा है वो एनर्जी प्रोवाइडर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। और फिर आप खुद भी मॉनिटर कर सकते हो आपके एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। इससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो और आप कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली जो डेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। इसके बाद स्मार्ट मीटर से रिलेटेड ही एक नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी आया था। देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आइए अब देखते हैं नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग मतलब जो नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसका नेट। इसका मतलब ये है, सपोज आपके घर पे आपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। अब सोलर पैनल्स लगा रखे हैं मतलब आप खुद एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो सोलर पैनल्स जो हैं आपके घर पे, अगर रूफ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं तो वो सोलर पैनल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, सन की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके बाद एक इन्वर्टर होगा जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सोलर पैनल से प्रोड्यूस की है, वो DC में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब घर में जो हम यूज़ करते हैं वो AC करंट यूज़ करते हैं, तो वो एक इन्वर्टर जो है वो DC से AC में कन्वर्ट करेगा, जिसको आप होम, स्कूल और बिजनेस इन पर्पस के लिए यूज़ करोगे। फिर जो एनर्जी जो आपके घर पे यूज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ AC, तो ये जो मीटर होगा, जो नेट मीटर होगा, वो उसमें होगा ये कि एक बाय डायरेक्शनल मीटर होता है। बाय डायरेक्शनल मीटर मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन में चल सकेगा। ये मेजर करेगा कि एनर्जी आपने यूज़ कितनी की है आपने अपने घर पे और आपने एनर्जी प्रोड्यूस कितनी की है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी एनर्जी यूज्ड इन द होम फ्रॉम इलेक्ट्रिक ग्रिड, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक ग्रिड में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक्सेस एनर्जी फ्रॉम योर सोलर पैनल्स, जो भी एक्सेस एनर्जी आपने घर पे प्रोड्यूस की है वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चली जाएगी, बैक टू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो इस तरह से ये जो मीटर है ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये इस तरफ मूव करेगा, अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि आप एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में। तो इस तरह का नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेट मीटरिंग मतलब नेट आपने कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। तो ये नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट है स्मार्ट मीटर से। उसके बाद ये एक न्यूज़ थी ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी। ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, ये एक नोवल टेक्नोलॉजी है ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी। इसमें अभी रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ग्राफीन उसको कमर्शियली मोर वायबल बनाया है। मोर वायबल इसलिए बनाया है क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली सोयाबीन ऑयल जो कि एक रिन्यूएबल नेचुरल मटेरियल है उसको ग्राफीन फिल्म में कन्वर्ट करने का तरीका डेवलप किया है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी। पहले ग्राफीन को प्रोड्यूस किया जाता था बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में,
जिसमें कि एक एक्सप्लोसिव कंप्रेस्ड गैस को यूज़ किया जाता था और लॉन्ग आवर्स चाहिए थे ऑपरेशन एट हाई टेम्परेचर, एक्सटेंसिव वैक्यूम प्रोसेसिंग, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो वो प्रोसेस जो था वो इतना कमर्शियली वायबल नहीं था। ये प्रोसेस जो था वो कॉस्टली भी था और वो एक मेजर रोड ब्लॉक था कमर्शलाइजेशन में। तो इसलिए जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में हम सोयाबीन के थ्रू हम ग्राफीन बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ग्रोज ग्राफीन फिल्म इन एम्बियंट एयर विद अ नेचुरल प्रीकर्सर। तो इसमें क्या होगा कि एक एम्बियंट एयर से सोयाबीन ऑयल को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ग्राफीन फिल्म में, एक सिंगल स्टेप में ही। तो इससे होगा कि ये प्रोडक्शन पूरा फास्टर हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो सोयाबीन ऑयल वो ब्रेक हो जाता है इनटू रेंज ऑफ कार्बन बिल्डिंग यूनिट्स। तो सोयाबीन ऑयल को अगर हीट किया जाए काफ़ी टाइम तक एम्बियंट एयर में, तो वो कार्बन बिल्डिंग यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इवेंचुअली वो एक ग्राफीन फिल्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो सिंथेसिस ऑफ ग्राफीन फिल्म्स है वो बहुत ही फास्टर और सिंपलर हो जाएगा। तो अब हमने ग्राफीन के बारे में पढ़ा, तो एक बार देख लेते हैं ग्राफीन होता क्या है। ग्राफीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और ध्यान रखिएगा ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। ये 2 डायमेंशनल एलोट्रॉप है कार्बन का। ये हेक्सागोनल होता है इन विच 1 एटम फॉर्म्स ईच वर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल होता है, इस तरह से 6 साइड्स होती हैं इसकी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ऑफ अदर एलोट्रॉप्स इंक्लूडिंग ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनोट्यूब्स एंड फुलरीन्स। उसको ये जो ग्राफीन है ये फैमिली ऑफ फ्लैट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आता है एंड ये 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील से। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील से भी ये 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये नियरली ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें डाईमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी होती है, ग्रेटर देन ग्रेफाइट एंड कैन बी लेविटेटेड। तो इसको मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ग्राफीन जो है वो उसके ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ध्यान रखिएगा ग्राफीन की प्रॉपर्टीज़ प्लस ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि सोयाबीन से हम ग्राफीन फिल्म्स बना रहे हैं एक ही सिंगल स्टेप में। तो ये इस तरह का ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल नहीं होता। ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत ज़्यादा स्टील से स्ट्रॉन्गर होता है। ये एलोट्रॉप है कार्बन का 2 डायमेंशनल। ये थर्मल और इलेक्ट्रिक कंडक्टर बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप ग्राफीन की ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल। अब माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसका ये जो है ये कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल से डिफरेंट होते हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं ये जो हाइब्रिड व्हीकल है, माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल जो है वो इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो ब्रेक्स के थ्रू, ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ ये अभी इंजन पर वर्क कर रहा है। अगर रेड है तो ये इंजन पर वर्क कर रहा है, ये है तो अगर ये बैटरी पर वर्क कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब ये डाउन द स्लोप जा रहा है तो ब्रेक्स लगा रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके वो बैटरी में स्टोर हो रही है और फिर बैटरी में स्टोर होके जो कार है वो बैटरी से चल पाएगी। तो अब अपन देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल। माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल में डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल से, ये एनर्जी जनरेट करता है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम बैटरी में स्टोर करते हैं। ये एनर्जी जब जो बैटरी में स्टोर्ड है इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये इंजन से चल रही है कार, यहाँ ये बैटरी से चल रही है और बैटरी में पावर आई कहाँ से, बैटरी में पावर वो एनर्जी आई है जो ब्रेक लगाते वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो ये है माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल एंड कहा जाता है, रिसर्चर्स ने कहा है कि माइल्ड हाइब्रिड्स दे आर 7 to 15% मोर फ्यूल एफिशिएंट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल हाइब्रिड सिस्टम। कन्वेंशनल हाइब्रिड सिस्टम में होता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा फ्यूल से उसको चला सकते हैं, कि आप उसको डीजल से भी चला सकते हैं या पेट्रोल से भी चला सकते हैं और CNG गैस से भी चला सकते हैं। तो उस तरह के होते हैं हाइब्रिड व्हीकल। आप उसको पेट्रोल से भी चला सकते हैं या फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं हाइब्रिड व्हीकल। बट ये जो माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल है इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जब ब्रेक लगाएंगे एंड उसको स्टोर करेगा और फिर जब भी नीड होगी तो बैटरी से गाड़ी चल पाएगी। तो ये होता है माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल का मतलब।
नेक्स्ट हम देखते हैं जियो टैगिंग। जियो टैगिंग ये जनरली न्यूज़ में रहता है। जियो टैगिंग का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जैसे कि लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हम उसमें ऐड करते हैं किसी भी मीडिया में, जैसे कि फ़ोटो या वीडियो में। तो जियो टैगिंग जो है वो यूज़र्स को हेल्प करता है वहाँ उस पर्टिकुलर फ़ोटो की या उस पर्टिकुलर वीडियो की लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, आपने ये देखा भी होगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड उस पर्टिकुलर फ़ोटो से रिलेटेड जो भी है, आप वहाँ की लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आप पता कर सकते हो। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी जो मनरेगा जो स्कीम है उसमें जियो टैगिंग 1 करोड़ एसेट्स को जियो टैग किया गया है, तो उससे उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है क्योंकि जो भी एसेट क्रिएट किए गए हैं मनरेगा के अंदर उनकी लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इससे मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है और चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो ये था जियो टैगिंग के बारे में। अब ये चीज़ न्यूज़ में थी कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो हैं, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ये है तो टेक्सटाइल्स, बट टेक्निकल का मतलब यहाँ क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब ये है कि वो टेक्सटाइल मटेरियल या प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर जिनको किया जाता है प्राइमरली फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस, उनको हम एस्थेटिक या डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते, उनको उनके टेक्निकल परफॉर्मेंस या फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के कारण हम उनको यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसमें टेक्सटाइल्स फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, इसमें मेडिकल टेक्सटाइल्स भी आते हैं जैसे कि इम्प्लांट्स जो होते हैं। जियो टेक्सटाइल्स जैसे कि आपने देखा होगा एम्बैंकमेंट्स को रीइंफोर्स करने के लिए जियो टेक्सटाइल्स यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि हीट और रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉर फायर क्लोथिंग, जो फायर फाइटर्स जो यूज़ करते हैं वो भी जो पहनते हैं फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग जो पहनते हैं वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। मोल्टन मेटल प्रोटेक्शन फॉर वेल्डर्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो होते हैं या स्पेस सूट्स जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। इनको हम एस्थेटिक्स या डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इनको इनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल, जियो टेक्सटाइल, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल, ये सारे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। ये हमने देखा ही, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, हाईटेक टेक्सटाइल्स, इनविजिबल टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स, फंक्शनल टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये चीज़ एक न्यूज़ में थी कि फंगस दैट ईट्स प्लास्टिक। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ सॉइल फंगस। अब ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है कि जैसा कि हम कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसके वेस्ट डिस्पोजल के लिए जनरली प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने अभी एक आइडेंटिफाई किया एक सॉइल फंगस जो कि एक एंजाइम यूज़ करता है जिससे कि रैपिडली ब्रेक डाउन हो सकता है प्लास्टिक मटेरियल का। अब एस्परगिलस ट्यूबिनजेनेसिस ये है एक फंगस जो कि सॉइल में रहता है और लेबोरेटरी ट्रायल्स में देखा गया है कि ये प्लास्टिक के सरफेस पर भी ग्रो करता है, और जब वो प्लास्टिक के सरफेस पर ग्रो करता है तो वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है प्लास्टिक के सरफेस पर, और इस एंजाइम से वो ब्रेक कर देता है केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, क्योंकि प्लास्टिक है एक प्लास्टिक एक तरह से एक पॉलीमर ही है, तो जो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो एंजाइम उसको ब्रेक कर देता है। तो इस रिस्पेक्ट में ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा जो प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको डिग्रेड करने का। फंगस को पाकिस्तान में पाया गया था। आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है फंगस जो कि सॉइल में पाया जाता है और ये प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर ये चीज़ एक न्यूज़ में थी मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन MMS। ये एक अनमैन्ड स्पेस मिशन है नासा का टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर। आप देख सकते हैं ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आप ये देख रहे हैं ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मिशन जो MMS मिशन है जो कि नासा का मिशन है, इसमें अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को स्टडी किया जाएगा और मैप किया जाएगा मैग्नेटिक रिकनेक्शन मतलब कि वो प्रोसेस जो कि जब सन और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। तो उस चीज़ को पूरा मैप किया जाएगा बाय 4 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स। इस पर्टिकुलर MMS मिशन के अंडर जो सैटेलाइट्स यूज़ होंगे वो मैग्नेटिक रिकनेक्शन मतलब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सन की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी तो उस चीज़ को, उस पूरे प्रोसेस को मैप किया जाएगा और अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। तो ये चीज़ थी MMS, ये न्यूज़ में थी। ये एक अनमैन्ड स्पेस मिशन है नासा का।
ये आप देख सकते हैं, ये सन की सोलर फ्लेयर्स हैं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और आप देख सकते हैं जब सन की सोलर फ्लेयर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है तभी ऑरोरा का कॉन्सेप्ट आता है। ऑरोरा, ये इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो साउथ में है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, जो नॉर्थ में उसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मून शॉट। अब मून शॉट का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मून शॉट कुछ भी मून से रिलेटेड नहीं है। मून शॉट जो है वो एक टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट है। इसका मतलब है कि एम्बिशियस, एक्सप्लोरेटरी और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट जो भी लिया जाता है अंडरटेकन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन से जिसको लॉन्च नहीं किया जाता, और वो एक एम्बिशियस, एक्सप्लोरेटरी और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट हो। जैसे कि अगर हम देखें गूगल ने अडॉप्ट किया है इनफैक्ट ये मून शॉट टर्म, जो कि उसके मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि गूगल के मून शॉट में इंक्लूड किया जाता है गूगल ग्लास का प्रोजेक्ट लून, ड्राइवरलेस कार, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास, न्यूरल नेटवर्क, रोबोट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट कैलिको, एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है। तो ये सारे जो मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं ये आते हैं टर्म मून शॉट के अंडर। तो ये सच मून से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, ये एक न्यूज़ में था ट्रैपिस्ट 1। ट्रैपिस्ट 1 क्या है? एक तो इस तरह का पूरा एक सिस्टम पाया गया है जिसमें कि ये सारे प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं एक सन के सन या एक तरह से एक पर्टिकुलर कॉस्मिक बॉडी के अराउंड ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। नासा साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैव डिस्कवर्ड 7 न्यू अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट। पहली बात तो एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, इसका मतलब वो है कि जो भी सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट है जो अपने सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा सन और उसके चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम के अलावा जो भी प्लैनेट्स किसी और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, उन प्लैनेट्स को बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। ये इस तरह के 7 प्लैनेट्स ये पाए गए हैं। ये किस स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? ट्रैपिस्ट 1। तो स्टार का नाम है ट्रैपिस्ट 1 और ये सारे 7 सैटेलाइट है, तो इसलिए इसको बोला गया है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम। तो ये 7 प्लैनेट्स ये ऑर्बिट कर रहे हैं। एक ड्वार्फ स्टार है, उसका नाम है ट्रैपिस्ट 1। ट्रैपिस्ट 1 एक स्टार है जो कि लार्जर और मोर मासिव है जुपिटर से, बट सन से काफ़ी कूल है। कूल इन द सेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में काफ़ी कूलर है। ये 39 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ, लोकेटेड इन कॉन्स्टलेशन ऑफ एक्वेरियस। तो एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में है। 7 प्लैनेट्स का नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली रखा गया है B से H तक। आउट ऑफ दीज 7 प्लैनेट्स जो EFG है उनमें कहा जाता है कि हाई पॉसिबिलिटी है हैबिटेट की, कि वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मीथेन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस कह सकते हैं कि वहाँ हो सकता है कि मीथेन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। तो इसलिए वो गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब हैबिटेबल जोन, वो प्लैनेट्स जो कि अपने स्टार से इतने डिस्टेंस पर है कि वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सके, वो जोन जो होती है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो ये था ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम जो कि न्यूज़ में था। उसके बाद है कि ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम, ये भी न्यूज़ में था कि जो नासा की 4 टेलीस्कोप हैं वो इस ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के अंडर आते हैं। गोल ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम, इसका गोल ये है कि ऑब्जर्व करना यूनिवर्स को इन डिस्टिंक्ट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब इसके अंदर इस प्रोग्राम में 4 स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप्स यूज़ किए गए हैं जिनको कि लॉन्च किया गया था 1990 से 2003 के बीच में। वो कौन से 4 टेलीस्कोप है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि कौन से 4 टेलीस्कोप ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए हैं। उसमें एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि विजिबल लाइट के अंदर ऑपरेट करता है। एक कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी है जो कि ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। उसके बाद चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है जो ऑपरेशनल है और ये एक्सरे में ऑपरेट करता है। और एक स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। तो आप देख सकते हैं ये CGRO ये गामा रेज में कर रहा है, ये चंद्र एक्सरे ये एक्सरे में कर रहा है। ये जो है लास्ट वाली जो हमने देखी थी ये तो हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो विजिबल लाइट में कर रहा है, और ये जो है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ये इंफ्रारेड में कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 4 टेलीस्कोप है जो कि ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के अंडर आते हैं और ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में ऑपरेट करते हैं।
तो ये था ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। उसके बाद एक चीज़ें न्यूज़ में थी, कॉनोटोरी और वाइट स्टॉक। तो ये एक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको कि जाक्सा भी कहते हैं, उसने एक स्पेस कार्गो शिप लॉन्च की है इन द नेम ऑफ कॉनोटोरी और वाइट स्टॉक। अब इसमें होगा क्या, ये एक तरह से एक स्पेस जंक कलेक्टर को कैरी कर रहा है। इस स्पेस जंक कलेक्टर में होगा ये कि ये इस पर्टिकुलर स्पेस जंक कलेक्टर को फिशनेट कंपनी ने बनाया है और उन्होंने लगभग 10 साल लगाए इसको डेवलप करने में। इसमें स्पेस जंक कलेक्टर से ये पुल करेंगे स्पेस जंक आउट ऑफ ऑर्बिट अराउंड अर्थ। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो है वो वाइट स्टॉक या कॉनोटोरी, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी। और ये जो भी स्पेस जंक का मतलब ये है कि जो भी डिस्कार्डेड सैटेलाइट्स होते हैं, जो भी सैटेलाइट जिनकी की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो वो भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। इनको बोलते हैं स्पेस जंक, जो कि अब एक्चुअली यूज़ में नहीं है, बट वो एक तरह से डेब्रिस है जो कलेक्ट होती जाती है। तो ये स्पेस जंक को, ये जो कॉनोटोरी और वाइट स्टॉक है, ये इनको पुल करेगा लो अर्थ ऑर्बिट से। आप देख सकते हैं क्लीन अप कंसेप्ट इन्वॉल्व्स अटैचिंग वन एंड ऑफ टीथर टू डेब्रिस। तो एक एंड जो होगा वो डेब्री से कनेक्टेड होगा, डेब्री मतलब जो स्पेस जंक है, और जैसे कि ये टीथर स्विंग करेगा थ्रू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इस इलेक्ट्रिसिटी से उसमें एक स्लोइंग इफेक्ट होगा ऑन द स्पेस डेब्री। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उससे एक स्लोइंग इफेक्ट होगा स्पेस डेब्री पे, तो उससे वो डेब्री को पुल करेगा इनटू लोअर एंड लोअर ऑर्बिट। तो वो धीरे धीरे अर्थ के पास वाले ऑर्बिट में उसको पुल करेगा और इवेंचुअली वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो स्पेस डेब्री आएगा। जहाँ जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेस डेब्री आएगा तो वो बर्न अप हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लीन अप कॉन्सेप्ट इस तरह से ये क्लीन अप करेगा स्पेस जंक को। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉनोटोरी या वाइट स्टॉक जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगा, इसके अंदर एक स्पेस जंक कलेक्टर है जो कि धीरे धीरे करके, जैसा कि हमने देखा कि क्लीन अप कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है कि पहले तो वो टीथर जो है डेब्री से कनेक्ट होगा, एक अटैच होने के बाद जैसे ही वो टीथर स्विंग होगा तो थ्रू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ही स्लोइंग इफेक्ट होगा स्पेस डेब्री पे और वो स्पेस डेब्री पुल होगी टुवर्ड्स लोअर एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट। जैसे ही अर्थ ऑर्बिट की तरफ वो आएगी और अर्थ एटमॉस्फेयर में स्पेस डेब्री घुसेगा तो वो बर्न अप हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे इवेंचुअली स्पेस जंक जो है वो ख़त्म होता जाएगा। स्पेस जंक से रिलेटेड ये केस्लर सिंड्रोम भी है। केस्लर सिंड्रोम जो है ये प्रपोज़ किया था नासा के एक साइंटिस्ट थे डोनाल्ड जे केस्लर, 1978 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज़ किया था। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट्स की इन लो अर्थ ऑर्बिट वो बहुत ही हाई है, इतनी हाई है कि जो कोलिजन्स हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या सैटेलाइट्स उसमें लो अर्थ ऑर्बिट में हो गए हैं, तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनमें कोलिजन्स हो, कोलिजन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और कोलिजन से वो और छोटे होंगे तो वो कोलिजन का कैस्केडिंग होता जाएगा और ज़्यादा कोलिजन होते चले जाएंगे, जिससे कि स्पेस डेब्री जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। और इससे लाइक्लीहुड का मतलब ये कि इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि फ्यूचर में भी कोलिजन्स हों। तो आप देख सकते हैं ये पूरे डेब्री है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है जो ग्रे में है, जो अंदर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हाई डेंसिटी है यहाँ, ये मीडियम ऑफ अर्थ ऑर्बिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है ये ब्लू वाला, और ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है जिसमें कि डीकमीशन सैटेलाइट्स जो होते हैं वो जनरली ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल दिए जाते हैं। तो ये है केस्लर सिंड्रोम और हमने देखा स्पेस जंक। उसके बाद हम देखते हैं अवार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो अवार्ड से रिलेटेड ये इंस्पायर अवार्ड्स हैं, ये इंडिया के अवार्ड्स हैं, इनको अभी रीनेम किया गया है, इनका नाम रखा है मानक मतलब मिलियन माइंड्स नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो इंस्पायर अवार्ड्स ये पार्ट है लार्जर इंस्पायर प्रोग्राम का। इंस्पायर अवार्ड जो है ये एक आउटरीच प्रोग्राम है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस एंड रिसर्च थ्रू इनोवेशन। तो हर साल 2 लाख स्टूडेंट्स जो कि 10 से 15 साल की एज के बीच में, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इंस्पायर अवार्ड के लिए।
उनको लगभग हर इंस्पायर अवार्ड जो कि बच्चों को दिया जाता है पर इंस्पायर अवार्ड पे 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। इसका इंसेप्शन जो है, सिंस इंसेप्शन उसका जो फंड इसने लगभग 13.85 लाख स्टूडेंट्स को फंड किया है। एंड 2016 में 60 ऑफ द बेस्ट आइडिया वुड बी वर्क बाय प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स। अब जो भी बेस्ट आइडियाज़ आ रहे हैं उनका कमर्शियल डेवलपमेंट होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो चिल्ड्रन के पास ही रहेगा। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन एम है कि ये नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए दैट यूज़ साइंस एंड इनोवेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंस एंड इनोवेशन के थ्रू किस तरह से न्यू आइडियाज़ के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। प्रोग्राम में नेशनल इनोवेशन जो एक फ़ंड है उसको भी यूज़ किया जाता है और इससे एक तरह से जो आइडियाज़ उनका कमर्शियल डेवलपमेंट होता है। जो इंस्पायर स्कीम, जैसा कि मैंने कहा कि इसका नाम मानक कर दिया है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीड स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, एक होता है SHE स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन और तीसरा होता है AORC एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर। तो आप देख सकते हैं ये इंस्पायर स्कीम है, ये इसके 3 मेन कंपोनेंट है, सीड्स, शी एंड AORC। इसके अंदर इंस्पायर अवार्ड्स मिलते हैं, ये मेनली चिल्ड्रंस को, बच्चों को मिलते हैं। ये इंस्पायर इंटर्नशिप होती है, इस शी के अंदर इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है, AORC के अंदर इंस्पायर फेलोशिप प्लस इंस्पायर फैकल्टी। तो ये मेनली रिसर्च पर्पस के लिए, ये हायर एजुकेशन के लिए मेनली स्कॉलरशिप दी जाती है। एंड ये जो है ये अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट है, इसके अंदर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं प्लस इंटर्नशिप भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी नोबेल प्राइज़ अभी रिसेंटली मिले हैं। पहले हम देखते हैं जो भी नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में मिले हैं। तो योशिनोरी ओशिमो, जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट, इसको 2016 का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया है फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज़म्स फॉर ऑटोफेगी। अब जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो है कि ऑटोफेगी होता क्या है। ऑटोफेगी जो है ये ग्रीक टर्म है, इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग एंड ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है फॉर डिग्रेडिंग एंड रीसाइक्लिंग सेलुलर कंपोनेंट। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। दिस डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेगी, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे जो डिज़ीज़ हैं जैसे कि कैंसर, पार्किंसंस डिजीज़, एल्जाइमर्स डिजीज़, इनको फाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये ऑटोफेगी से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी हुई है, जो जिस तरह का मैकेनिज़्म होता है ऑटोफेगी का, ये अगर हम समझ लेते हैं तो ये हेल्प करेगा कैंसर, पार्किंसन डिजीज़ और एल्जाइमर्स डिजीज़ को फाइट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ऑटोफेगी मैकेनिज़्म होता है और ये इसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। और ऑटोफेगी ऑटोफेगी से रिलेटेड जो ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इसका इस रिसर्च का मेन एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। जैसा कि हमने देखा पार्किंसंस डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, इन सबको फाइट करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2016। अब नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2016 मिला है थ्योरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर। तो टोपोलॉजी पहले तो होती क्या है, इसका मतलब ये है कि टू स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्पैटियल रिलेशंस अनअफेक्टेड बाय कंटिन्यूस चेंज ऑफ शेप और साइज ऑफ फिगर। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और स्पैटियल रिलेशंस को स्टडी करना, वो स्पैटियल रिलेशन जो कि अनअफेक्टेड है बाय कंटिन्यूस चेंज ऑफ शेप और साइज ऑफ फिगर। अब इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ बीइंग अपलॉडेड एज मीटिंग पॉइंट ऑफ टोपोलॉजी एंड फेस ट्रांजिशन। प्लस ये स्टडी जो है ये हेल्प करेगी फेस ट्रांजिशन को और इजीली समझने में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अनयूजुअल फेजेस ऑफ मैटर जो कि अकर होते हैं एट वेरी हाई और लो टेम्परेचर। आप देख सकते हैं लो टेम्परेचर पे सॉलिड्स जो हैं सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं और वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टर्स मतलब वो बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर सकती है। प्लस इस पर्टिकुलर रिसर्च का एप्लीकेशन क्या है, इस रिसर्च से हम डिस्कवर कर सकते हैं टोपोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन ऑर्डिनरी 3D मटीरियल। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंसुलेटर्स में, सुपर कंडक्टर्स और फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स में भी यूज़ किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन टोपोलॉजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, ये जो रिसर्च हुई है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। ये जो नोबेल प्राइज़ है किसके लिए मिला है, डेवलपिंग मिनिस्क्यूल मशीन्स एट मॉलिकुलर लेवल। तो बहुत ही छोटी मशीन्स एट मॉलिकुलर लेवल बनाई गई है। ये मॉलिकुलर मशीन्स दिस विथ कंट्रोलेबल मूवमेंट्स कैन परफॉर्म अ टास्क व्हेन एनर्जी इज एडेड। तो आप देखो बहुत ही छोटी मशीन्स हैं, मॉलिकुलर लेवल पर वर्क कर रही हैं
ये मशीन्स इट विल प्रूव टू बी इनवैल्यूएबल डूइंग थिंग्स नो अदर मशीन्स कैन डू। तो जो बाकी मशीन्स जो मैक्रो लेवल पर हम देखते हैं वो मशीन्स जो काम नहीं कर सकती वो काम भी ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ये मिनिस्क्यूल मशीन्स कर पाएंगी। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जो मिला है टू वर्क ऑन मॉलिक्यूलर मशीन्स विच आर 1000 टाइम्स थिनर देन अ ह्यूमन हेयर। तो ह्यूमन हेयर से भी 1000 टाइम्स थिनर है ये मॉलिक्यूलर मशीन्स। और इस पर्टिकुलर रिसर्च को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, आप देखिए मॉलिक्यूलर मशीन्स को हम ट्रांसपोर्ट और रिलीज ड्रग्स टू स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी। तो हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी फ्यूचर में काम आ सकती है। तो ये था नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। फिर इसी से रिलेटेड एक निधि है। निधि क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि DST दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पूरा ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। इसमें होगा क्या, इनको नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन आइडियाज़ एंड इनोवेशन को हम सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं निधि टू प्रमोट इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो मेनली जो भी नॉलेज बेस्ड या टेक्नोलॉजी ड्रिवन आइडियाज़ होंगे उनको किस तरह से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है, 2 कॉम्पोनेंट्स हैं निधि के, एक तो है प्रयास, एक है सीड सपोर्ट सिस्टम। प्रयास का मतलब ये है कि प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। तो इसमें जो भी यंग और एस्पायरिंग इनोवेटर्स स्टार्टअप्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। कैसे प्रमोट किया जाएगा? इनको सपोर्ट किया जाएगा टू बिल्ड प्रोटोटाइप्स। तो पहले वो प्रोटोटाइप्स बनाएंगे अपने आइडियाज़ के, प्लस उनको एक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख तक का, एंड एक्सेस टू फैब्रिकेशन लैबोरेटरी। तो उनको फैब्रिकेशन लैबोरेटरी का एक्सेस भी दिया जाएगा। प्लस सीड सपोर्ट सिस्टम जो दूसरा कंपोनेंट है, इसमें अप टू 1 करोड़ रुपीज़ पर स्टार्टअप फंड दिया जाएगा और इसको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे मेनली इनोवेशन ड्रिवन इनोवेटिव स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। और ध्यान रखिएगा ये DST के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो अभी प्रेस्टीजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अवार्ड जो है ये बहुत ही बड़े अवार्ड्स हैं, मोस्ट कोवेटेड अवार्ड है इन मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस इन इंडिया सिंस 1958। तो 1958 से हम इनको दे रहे हैं और ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस में दिए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये एनुअली होते हैं, प्लस ये CSIR प्रोवाइड करता है। मतलब CSIR हर साल शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड देता है। किनको देता है? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस में, जैसे कि नोटेबल और आउटस्टैंडिंग रिसर्च, अप्लाइड और फंडामेंटल इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। इसके बाद जैसा हम देख सकते हैं ये सारे इस साल के अवार्ड्स हैं। ये इतना फिर भी रेलेवेंट नहीं है, ये थोड़ा फैक्चुअल होगा, बट ये ध्यान रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कौन देता है, किन किन एरियाज़ में होते हैं। प्लस इन जो भी इस साल अवार्ड्स मिले उनको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, वरना ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है UPSC के लिए। ये इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। सोलर पावर ट्री आप देख सकते हैं, ये इस तरह का ट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ट्री है जिसको कि सोलर पावर से या एनर्जाइज किया जा रहा है, रादर देन ये एक ट्री की फॉर्म में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, इसको बोला गया है सोलर पावर ट्री। तो आइए हम देख लेते हैं इसको डेवलप किसने किया है। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। ये हार्नेस करेगा सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ इनोवेटिव वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट है सोलर सेल्स की। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि हम जो जनरली जो नॉर्मल सोलर फोटोवोल्टिक जो कन्वेंशनल वे में हम जो लेआउट लगाते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो सोलर पावर ट्री है ये बहुत ही कम इसकी लैंड रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो इससे लैंड यूसेज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ओनली 4 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड फॉर अ 5 किलोवाट सोलर पावर ट्री, सिर्फ इतनी सी ही लैंड रिक्वायर्ड है, बल्कि अगर हम कन्वेंशनल लेआउट में देखें तो 400 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड चाहिए हो सकती है। तो इस रिस्पेक्ट में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और प्लस कल्टिवेबल लैंड को भी यूज़ कर सकते हैं इस अरेंजमेंट में। अलॉन्ग विथ फार्मिंग हम पास में इस तरह का सोलर पावर ट्री भी लगा सकते हैं। इसको रूरल और अर्बन एरिया दोनों एरियाज़ में लगा सकते हैं। इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये है
कि अगर हम सोलर पावर ट्री को फ्यूचर में कहते हैं कि इसको रोटेटेबल मॉड्यूल में बनाएंगे, जिससे कि इसमें एक मोटराइज्ड मैकेनिज्म होगा कि ये जो सोलर पावर ट्री है, इसके जो सोलर पैनल्स जो ये लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे ये रोटेट होगा और जैसे जैसे सन जहाँ जहाँ जाएगा तो सन के अकॉर्डिंग ये अलाइन होते जाएंगे, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं अलाइन इटसेल्फ विद मूवमेंट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे, इससे वो 10% ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगा देन द करंट कैपेसिटी। तो इस तरह का सोलर पावर ट्री है। उसके बाद ये चीज़ न्यूज़ में थी लिडार जो है टेक्नोलॉजी, पहली बात तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी अनप्रेसिडेंटेड न्यू डिटेल्स आई हैं मिडीवल सिटीज़ इन कंबोडिया नियर एंकर वॉट, उनको लिडार टेक्नोलॉजी से पूरा उनको डिस्कवर किया गया है। तेलंगाना में भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया गया है कि वो लिडार जो कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी है, इनको यूज़ करेगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन मैप्स फॉर यूज़ इन वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये जो लिडार टेक्नोलॉजी है ये इसलिए न्यूज़ में थी। जो मेन यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लिडार टेक्नोलॉजी होती क्या है एंड लिडार के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिडार टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो लिडार टेक्नोलॉजी है क्या, ये एक तरह से एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि एक नैरो बीम ऑफ लाइट को यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। जैसे कि आपने रडार सुना होगा, आपने सोनार सुना होगा, सोनार में साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं, रडार में रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, लिडार में हम लाइट वेव्स को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। अब जो लाइट वेव्स है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेज़र होगी टू बिल्ड अ 3D इमेज ऑफ सराउंडिंग लैंडस्केप। जो नैरो बीम लेज़र की जाएगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर और फिर उस ऑब्जेक्ट की पूरी मैपिंग होगी विथ हाई डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं इस तरह की लिडार पल्सेस को पहले भेजा जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आएगी और इस रिफ्लेक्शन से जब उनको रिसीव किया जाएगा तो पूरे उस एरिया की मैपिंग हो पाएगी। इट मेजर्स एंड एनालाइज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसर, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंसर हम मेजर कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मैपिंग लिडार यूजेस इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ लेज़र, वाटर पेनिट्रेशन लाइक सी बेड मैपिंग, इट यूजेस ग्रीन लाइट। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरह की वेवलेंथ को यूज़ किया गया है। अ टिपिकल लिडार इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ लेज़र, एक स्कैनर और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर। तो लेज़र होगा, एक स्कैनर होगा और एक रिसीवर होगा। तो दो तरह होते हैं लिडार डेटा को कलेक्ट करने के, एक है एयरबॉर्न, सैटेलाइट या ग्राउंड। तो एयरबॉर्न डेटा दे आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल लिडार डेटा, तो ये एक तरह से एयरबॉर्न डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लिडार पल्सेस भेजेंगे और फिर रिसीव करके उनको उस पर्टिकुलर एरिया को पूरा मैप करेंगे। अब जो मैंने कहा था कि एक तो लिडार टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है एंड लिडार की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो लिडार की एप्लीकेशंस क्या क्या है, एक है अर्बन प्लानिंग, इसको अर्बन प्लानिंग में यूज़ किया जाता है। एक है कोस्ट लाइन मैनेजमेंट, producing accurate shoreline maps, detecting coastal erosion। एक है आर्कियोलॉजी, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हम देख सकते हैं कि ट्रेस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ गैसेज अबव हाइड्रोकार्बन रीजन। क्वेरीज एंड मिनरल्स में, सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग में, क्वेरीज एंड मिनरल्स में जैसे कि कहाँ कहाँ मिनरल की पॉसिबिलिटी हाई है वो चीज़ हम लिडार से एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग में कि डिटरमाइन लाइन ऑफ साइट फॉर प्रपोज सेलुलर एंटेना। उसके बाद फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में, ये तो हम देख ही रहे हैं यहाँ, इनफैक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पूरा पता करने के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के लिए, मैपिंग पॉसिबल फॉरेस्ट फायर एरिया को मैप करने के लिए, फ्लड मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक्यूरेट फ्लड प्रेडिक्शन मॉडल्स को बनाने में ये लिडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। पोल्यूशन मॉडलिंग में कहाँ कहाँ पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, इनको डिटेक्ट करने के लिए प्लस इनको मैप करने के लिए। उसके बाद मैपिंग एंड कार्टोग्राफी मतलब पूरा जिस तरह से भी हाई रेजोल्यूशन मैप्स हम बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फैसिलिटेटिंग सीमलेस नेविगेशन। एग्रीकल्चर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि इंडिकेशन हमें सही मिल जाए कि कहाँ फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है फॉर मैक्सिमम क्रॉप यील्ड। फिर एक टोपोग्राफिकल मैप बना सकते हैं फील्ड्स का कि उससे स्लोप प्लस सन का एक्सपोजर हमें पता चल जाए। स्पेस फ्लाइट एंड एस्ट्रोनॉमी में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैपिंग द सरफेस ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी, लिडार के थ्रू हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के सरफेस को मैप कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टडीज़
स्पेस से हम जो एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ को स्टडी करते हैं उसके लिए भी लिडार टेक्नोलॉजी यूज़फुल है। एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग जैसे कि क्लाउड की प्रोफाइल, विंड को मेजर करना, एरोसॉल्स को स्टडी करना, इन सब के लिए हम लिडार टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये इस साल के प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिडार टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी प्लस लिडार टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये रडार और सोनार से कैसे डिफरेंट है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायो इंक फॉर 3D प्रिंटिंग, साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक न्यू स्टेम सेल कंटेनिंग बायो इंक जिससे कि अलाउज 3D प्रिंटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यूज़। तो साइंटिस्ट ने डेवलप की एक नई स्टेम सेल कंटेनिंग बायो इंक जिसमें कि 3D प्रिंटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यूज़ पॉसिबल हो पाएगा। प्लस इन कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यूज़ को बनाने से हम सर्जिकल इम्प्लांट्स के लिए इनको यूज़ कर पाएंगे। तो आप इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो आपको पढ़ना है बायो इंक होती क्या है। बायो इंक जो है ये काम कैसे करती है, तो आप देखिए जो सिंथेटिक पॉलीमर कॉजेज द बायो इंक टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो बायो इंक को चेंज कर देगा लिक्विड से सॉलिड में। और सीवीड पॉलीमर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट व्हेन द सेल न्यूट्रिएंट्स आर इंट्रोड्यूस। तो सीवीड पॉलीमर जो होगा वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर जिस टीम ने ये बनाया है वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाई है स्टेम सेल्स इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल है जो सिक्रीट करती है सब्सटेंस ऑफ बोन एंड कॉन्डोसाइट्स, सेल्स दैट सिक्रीट द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बिकम एम्बेडेड इन इट। तो इसका मतलब ये है कि इस बायो इंक से हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यू बना पाएंगे जिसको कि हम सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज़ कर पाएंगे। और इस बायो इंक में दो अलग अलग तरह के पॉलीमर कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। एक है नेचुरल पॉलीमर जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया गया है सीवीड से, और दूसरा है एक सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर है जो कि बायो इंक को चेंज करेगा लिक्विड से सॉलिड में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, और सीवीड पॉलीमर जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इस बायो इंक फॉर्मुलेशन से हम जो 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यूज़ बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो बायो इंक है, बायो इंक में मटेरियल्स इस तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। वाइडली जो है कोलेजन, फाइब्रिन, एल्जिनेट ये यूज़ करते हैं। इसमें एक्सेलेंट बायो कंपैटिबिलिटी होती है। होमोजीनियसली इनकॉर्पोरेट सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोसेस्ड अंडर माइल्ड कंडीशंस, इजी केमिकल इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं बायो इंक से हम 3D प्रिंटिंग के थ्रू कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यूज़ बना रहे हैं जिसको कि सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन मेन ध्यान रखिएगा। इससे जो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बना रहे हैं उनसे हम सर्जिकल बोन, कार्टिलेज इम्प्लांट्स, इनको मेनली नी और हिप सर्जरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं सेल्फ ड्रिवन कार्स। सेल्फ ड्रिवन कार्स जो है ये अभी न्यूज़ में था। न्यूटोनोमी करके एक स्मॉल फर्म है जिसने कि जो कि इंट्रोड्यूस की है सेल्फ ड्रिवन टैक्सी सर्विस इन सिंगापुर। इन कार्स को पावर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ये पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अच्छी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। ये रेवोल्यूशनाइज इसलिए कर सकती है क्योंकि एक ऑटोनॉमस कार है, ड्राइवरलेस कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, रोबोटिक कार बोल सकते हैं इसको। ये एक व्हीकल है जो कि अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके नेविगेट करता है विदाउट ह्यूमन इनपुट। तो इस तरह का व्हीकल जो कि अपने एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली सेंस करे, जिसमें कोई ह्यूमन इनपुट नहीं हो और वो ऑटोमेटिकली नेविगेट करें, उस तरह की कार को बोलते हैं ऑटोनॉमस कार। वो खुद ही अपनी सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करती है। वो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जैसे कि रेडार, लिडार, जीपीएस, ओडोमीट्री, कंप्यूटर विजन। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वो अपने आप ही सेंस करती है एनवायरनमेंट को एंड अकॉर्डिंगली नेविगेट करती है। तो ये न्यूटोनोमी एक स्मॉल फर्म है जिसने कि सिंगापुर में फर्स्ट ड्राइवरलेस कार इंट्रोड्यूस करी है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि एक हिमांश करके हमने एक चीज़ लॉन्च करी है। हिमांश का फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इन हिमालय कॉल्ड हिमांश। उसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च। ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है। ध्यान रखिएगा ये आईएमडी या वेदर फोरकास्टिंग इन्होंने नहीं किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने किया है इन अ रिमोट रीजन इन स्पिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो पहली बात तो ये है कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है
दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर जो हिमांश करके हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन हिमालय में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हमें स्टडी और क्वांटिफाई करना है हिमालयन ग्लेशियर का रिस्पांस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, कि वो किस तरह से उनकी मेल्टिंग हो रही है, किस तरह से उनका ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने एक हिमांश ये एक रिसर्च स्टेशन बनाया है। हेल्प रिसर्चर्स टू क्वांटिफाई द ग्लेशियर मेल्टिंग, तो किस तरह से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, उसका रिलेशन क्लाइमेट चेंज से कैसा है। अंडरटेकिंग सर्वेज यूजिंग टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये डिजिटाइजिंग द ग्लेशियर मोशन, तो ग्लेशियर का मोशन कैसे धीरे धीरे वो रिट्रीट कर रहा है, किस तरह से वो मेल्ट कर रहा है, उसको पूरा डिजिटाइज वे में हम कर पाएंगे। एंड स्नो कवर वेरिएशंस विथ utmost precision. Some of the glaciers that are already being studied under this project include बड़ा शिगरी, समुद्र टापू, सूत्री ढक, बटल, ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं हम इनको ऑलरेडी इसके अंडर स्टडी कर चुके हैं और ये डिजिटाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये है हिमांश, इंडिया का रिमोट हाई एल्टीट्यूड स्टेशन ओपन इन हिमालय। नेक्स्ट न्यूज़ है पावर शेल्स। पावर शेल्स जो है जम्मू कश्मीर में एक ये प्रॉब्लम थी पैलेट गन से रिलेटेड, तो जो भी मॉब को कंट्रोल करने के लिए हम पैलेट गन्स को यूज़ कर रहे थे, उसका एक ऑल्टरनेटिव हमने निकाला है पावर शेल्स। पावर शेल्स जो है वो एक चिली बेस्ड नॉन लीथल म्यूनिशन है जो कि पैलेट गन्स को रिप्लेस करेगी। पैलेट गन्स जम्मू कश्मीर में हम यूज़ करते थे। पैलेट गन से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जनरली ये ब्लाइंडनेस और इस तरह की प्रॉब्लम्स, जब भी पैलेट गन्स को मॉब डिस्पर्स करने के लिए यूज़ किया जाता था तो उससे ब्लाइंडनेस और जो मॉब थी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, TVSN प्रसाद कमेटी। TVSN प्रसाद कमेटी ने सजेस्ट किया कि पैलेट गन्स के बजाय हमें पावा शेल्स को यूज़ करना चाहिए। पावा का मतलब ये है कि पेलरगोनिक एसिड वेनिलाइल अमाइड, ये एक नॉन अमाइड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन नेचुरल चिली पेपर। तो ये नेचुरल चिली पेपर में ये कंपाउंड पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, और एक स्केल होती है जिसमें कि हम डिग्री मेजर कर सकते हैं कि कितनी इस चिली की पावर है। तो पावर जो है उसको अबव पीक कैटेगराइज किया गया है। इस पर्टिकुलर पावर शेल को यूज़ करने से टेम्परली जो भी मॉब होगी जिस पे भी पावर शेल्स को यूज़ किया जाएगा उनको टेम्परली ये इफ़ेक्ट करेगा, सीवियरली इरिटेट और पैरालाइज ह्यूमन। तो ये इसकी एबिलिटी है कि ये टेम्परली मगर सीवियरली इरिटेट करेगा, प्लस ये पैरालाइज भी कर सकता है। तो ये चीज़ है पावर शेल्स। ये इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पैलेट गन्स के रिप्लेसमेंट के लिए हमने पावर शेल्स जो कि डिसाइड किया था एक्सपर्ट पैनल होम मिनिस्ट्री, जो मैंने कहा कि TVSN प्रसाद कमेटी बनी थी, उसने सजेस्ट किया था कि पावर शेल्स को यूज़ किया जाए इन प्लेस ऑफ पैलेट गन्स। नेक्स्ट है जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, आइए हम एक बार वो देख लेते हैं। तो एक थे फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर रशिया ने इनवाइट किया इंडिया को टू ज्वाइन इट इन डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पार्टिसिपेट करें इन इट्स फास्ट न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो देख लेते हैं पहली बात तो फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर होता क्या है। जनरली अगर हम देखें कि न्यूट्रॉन क्या चीज़, न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्या होती है, पहली बात तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन ही है जो ट्रिगर करता है फिजन रिएक्शन को। तो अब उस ट्रिगर करने के लिए न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो एप्ट होनी चाहिए। अब कई जगह हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो न्यूट्रॉन की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं मटेरियल इन कोर विच स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन रिलीज फ्रॉम फिजन, जिससे कि उसकी बिल्कुल राइट स्पीड हो न्यूट्रॉन की, जिससे कि फिजन रिएक्शन हो पाएगा। तो उसको बोलते हैं मॉडरेटर। बट अगर हम देखें फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, ये वो रिएक्टर होता है जिसमें कि न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन जो होती है वो फास्ट न्यूट्रॉन मतलब स्पीड उनकी बहुत फास्ट होगी, उससे सस्टेन होता है। इस तरह के रिएक्टर जो होते हैं उनको कोई भी न्यूट्रॉन मॉडरेटर नहीं चाहिए होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, जैसे कि वाटर विच सर्व्स अ पर्पस इन थर्मल रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं इन द सेंस दैट
जो फास्ट रिएक्टर होंगे उनमें रीप्रोसेसिंग और डीएक्टिवेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इजीली हो जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में वो बेनिफिशियल होते हैं और वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो MBIR जो कि रशिया का एक्रोनिम है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर के लिए, ये फास्ट रिएक्टर प्रोजेक्ट, इसमें एक क्लोज फ्यूल साइकिल होगी, इसमें ओपन साइकिल नहीं होगी। तो ये जो MBIR है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है, ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिसमें कि रशिया ने इंडिया को इनवाइट किया है कि हम रशिया के साथ ये जनरेशन 4 जो है न्यूक्लियर सिस्टम्स को डेवलप करें। इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया जो है अभी करंटली इंडिया ब्रीडर रिएक्टर्स डेवलप कर रहा है। हम आगे देखेंगे कि ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं। तीनों जनरेशन्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जो लेटेस्ट इंडियन डिज़ाइन है फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। रशिया ने हमें न्यू ब्रीड ऑफ रिएक्टर यूनिट्स प्रोवाइड की है, जिसमें कि VVER TOI इंक्लूडेड है। 3rd and 4th यूनिट्स ऑफ कुंडनकुलम प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में, वो भी रशिया की हेल्प से ही बनाया गया है। तो आइए न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में एक फ्यूल होता है। फ्यूल जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम फ्यूल यूज़ करते हैं, वो एक बेसिक फ्यूल है। इसमें हम पेलेट्स ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है पेलेट्स ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड। इनको अरेंज किया जाता है ट्यूब्स में टू फॉर्म फ्यूल रॉड्स, और इन रॉड्स को अरेंज किया जाता है फ्यूल असेंबलीज में, जिसको कि रिएक्टर कोर में डाला जाता है। जैसे कि ये तो है पेलेट्स, अब इन पेलेट्स को इस पूरी एक ट्यूब में अरेंज कर दिया, और इन इतनी सारी ट्यूब्स को इतनी सारी रॉड्स को एक फ्यूल असेंबली में हमने कंपाइल करके रख दिया। तो ये पूरी एक फ्यूल असेंबली होगी जो कि रिएक्टर कोर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करती है। उसके बाद एक होता है मॉडरेटर। ये हम देख चुके हैं। मॉडरेटर वो चीज़ होती है जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करती है, जिससे कि राइट स्पीड पर जब न्यूट्रॉन होगा तो फिजन रिएक्शन आराम से हो पाता है। मॉडरेटर जो है वो जनरली हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। उसके बाद होती है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स होती हैं कि अगर बहुत ही एक्सेस में न्यूट्रॉन रिलीज़ हो तो एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज़ होती है, जो कि कैडमियम, हैफनियम, बोरॉन, इनसे रिलेटेड कंट्रोल रॉड्स होती हैं। इनको तभी रिएक्टर कोर में इंसर्ट या विड्रॉ किया जाता है जब इनकी रिक्वायरमेंट हो, जब जो रिएक्शन है वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो, कि न्यूट्रॉन बहुत ही एक्सेस में हो रहे हों, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। उसके लिए कंट्रोल रॉड्स यूज़ होती हैं। उसके बाद होता है कूलेंट। कूलेंट है कि एक फ्लूइड सर्कुलेटिंग थ्रू द कोर सो एज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इट। तो ये कूलेंट होता है कि जो हीट रिएक्टर कोर में से हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक फ्लूइड होता है। जनरली जैसे कि हम देख सकते हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स में, तो वाटर ही जो मॉडरेटर की तरह भी एक्ट करता है, उसी को ही कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है। एक्सेप्ट इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर देयर इज़ अ सेकेंडरी कूलेंट सर्किट वेयर द वाटर बिकम स्टीम। तो हम देख सकते हैं कि कूलेंट का मतलब वो है कि वो फ्लूइड जो कि कोर के थ्रू सर्कुलेट करता है, जिससे कि जो कोर में जो हीट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर इस हीट को ट्रांसफ़र करके हम फाइनली उससे टर्बाइंस मूव करते हैं। फिर टर्बाइंस से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फिजन रिएक्शन हो रहा है, फिर न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। ये मॉडरेटर है, ये इनकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। फिर उसके बाद प्रेशर वेल्स और प्रेशर ट्यूब्स होती हैं। ये एक रोबस्ट स्टील वेसल कंटेनिंग द रिएक्टर कोर। आप देख सकते हैं इस तरह का ये रिएक्टर, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर हम ये पूरा रिएक्टर वेसल रखते हैं। ये पूरा कंटेनमेंट है स्ट्रक्चर अराउंड द रिएक्टर एंड एसोसिएटेड स्टीम जनरेटर्स विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड इंट्रूजन। तो पूरा जो कंटेनमेंट है उसको पूरा एक कंटेनमेंट होता है कि इससे ना तो कोई रेडियो एक्टिविटी सच एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो, तो एनवायरनमेंट से आइसोलेट करने के लिए पूरा एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का डायग्राम है। ये रिएक्टर वेसल है, ये पूरी वो फ्यूल, ये तो कंट्रोल रॉड्स है, इसमें फ्यूल असेंबली होगी, यूरेनियम होगा। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कूलेंट है, ये
इससे ये स्टीम बनेगी, स्टीम से टर्बाइन मूव करेगा, टर्बाइन से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके उसको पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद जो ये वाटर है ये वापस इधर इस पूरे सर्किट में वापस मूव करेगा। आप ये देख सकते हैं ये स्टीम जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये वापस मूव कर रहा है इस सर्किट में। तो इस तरह से बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें एक सिंगल सर्किट ही है इन विच वाटर इज़ एट लो प्रेशर। आप देख सकते हैं ये पूरा एक सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट मतलब वही वाटर जो यहाँ से आ रहा है वही स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वही वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें डुअल या सेकेंडरी सर्किट नहीं है, इसमें एक ही प्राइमरी सर्किट ही है। इस तरह से ये रिएक्टर पूरा ऑपरेट करता है। आप देख सकते हैं स्टीम पासिस थ्रू ड्रायर प्लेट्स अबव द कोर, फिर डायरेक्टली टर्बाइंस में जाती है स्टीम, और फिर वहाँ उसके बाद वो स्टीम जो है वो टर्बाइंस को मूव करती है, फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वाटर अराउंड द कोर ऑफ रिएक्टर इज ऑलवेज कंटामिनेटेड। तो आप देख सकते हैं जो वाटर है, जो अगर ये कोर ऑफ रिएक्टर के पास वाला जो वाटर है ये तो कंटामिनेट होगा क्योंकि ये रॉड्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो अगर ये फ्यूल असेंबली के कांटेक्ट में आ रहा है जहाँ की रेडियो एक्टिविटी मेनली है, तो उससे इसका मतलब ये है कि ये कंटामिनेटेड है विद ट्रेसेस ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो टर्बाइन होगा उसको शील्ड करना पड़ेगा और रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो उसमें उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उससे रेडियो एक्टिविटी जो है वो रेडियोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव एमिशन से वो प्रोटेक्ट हो। इसके बाद एक होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें दो सर्किट्स होते हैं, इसमें सेकेंडरी सर्किट भी होता है। तो ये तो है प्राइमरी सर्किट, यहाँ से ये वाटर जा रहा है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये फ्यूल असेंबली है। ये इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का मतलब ये है कि यहाँ जो है वाटर को प्रेशराइज करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ ये ऊपर स्टीम है, इसमें प्रेशराइज वाटर प्रेशराइज करके इसको रखेंगे और इसके बाद इसको इस पर्टिकुलर वाटर को प्रेशराइज करके रखेंगे। उसके बाद ये वाटर इसमें जाएगा, यहाँ स्टीम है, यहाँ ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये वाटर वापस इधर आएगा और ये चल रहा है सेकेंडरी सर्किट। ये स्टीम जो है फाइनली टर्बाइंस को रोटेट करेगी और फिर टर्बाइंस उसको जनरेट मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो चीज़ कन्वर्ट होगी एंड फिर फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो प्रेशर यहाँ मेंटेन किया जाता है बाय स्टीम इन अ प्रेशराइज़र। ये चीज़ है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में। तो हम देखते हैं इसमें दो सर्किट होते हैं, एक तो प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में वाटर इज़ ऑल्सो द मॉडरेटर और इसमें फिजन रिएक्शन जो होगा आप देख सकते हैं, यहाँ फिजन रिएक्शन होगा, ये कंट्रोल रॉड्स है, ये पूरा जो वाटर है फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये इसके बाद यहाँ से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होकर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसमें दो सर्किट हैं, एक तो प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में प्रेशराइज रहता है वाटर, सेकेंडरी सर्किट में अंडर लेस प्रेशर है। अगर प्रेशर सेकेंडरी सर्किट में लेस है तो वाटर जो है यहाँ बॉयल हो जाएगा इन द हीट एक्सचेंजर्स विच आर द स्टीम जनरेटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो वाटर प्रेशराइज्ड है, यहाँ वाटर प्रेशराइज्ड है इसीलिए वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ जो है रिलेटिवली लेस प्रेशराइज्ड है तो इसलिए वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो सर्किट यूज़ होते हैं। इसके अंदर एडवांटेज ये है कि जो टर्बाइंस होंगे वो एक्चुअली किसी भी रेडियो एक्टिविटी से कंटामिनेट नहीं होंगे क्योंकि ये सर्किट ही डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये पानी कंटामिनेटेड होगा रेडियो एक्टिविटी से। यहाँ वाटर प्रेशराइज़र है, इसको प्रेशराइज करके रख रखा है। यहाँ जो है प्रेशर कम है तो फटाफट जो हॉट वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होते ही ये सेकेंडरी सर्किट में चला जाएगा, ये टर्बाइन को मूव करेगा, फिर ये वाटर आएगा, फिर ये वाटर इधर आएगा एंड ये जो वाटर है ये एक्चुअली टर्बाइंस को कंटामिनेट नहीं करेगा। तो इसमें ये सेकेंडरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है। ये है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है, कूलेंट जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मॉडरेटर भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की तरह यूज़ होता है। इंडिया के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो नरोरा है यूपी में, राजस्थान में रावत बाटा है, ककरापुरा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटका में है, कुंडनकुलम जो रशिया की हेल्प से बन रहा है वो तमिलनाडु में है, कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद जो फॉरेन कंपनीज़ की हेल्प से बन रहे हैं वो यूएस की हेल्प से मिठी वर्डी गुजरात में बन रहा है, कोवड्डा आंध्रा में बन रहा है, ये यूएस की हेल्प से। फ्रांस की हेल्प से जैतापुर बन रहा है महाराष्ट्र में एंड रशिया की हेल्प से कुंडनकुलम बन रहा है तमिलनाडु में। ये टर्म्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, एक होता है क्रिटिकल, एक होता है सुपर क्रिटिकल, एक होता है सब क्रिटिकल।
सुपर क्रिटिकल का मतलब है अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए तो जो रेट होगी फिशन की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है तो फिशन की रेट इंक्रीज़ होती जाएंगी। इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है अगर एग्जैक्टली 1 न्यूट्रॉन अवेलेबल है फॉर फिजन रिएक्शन तो रिएक्शन रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो एक ही न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा तो वापस एक रिएक्शन होगा। तो इस रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन रेट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड एक होता है सब क्रिटिकल, इसमें लेस देन 1 न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर रिएक्शन और ग्रेजुअली जो है नंबर ऑफ फिजन डिक्रीजेज विद टाइम, या फिर जो रेट ऑफ फिजन रिएक्शन है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। ये होता है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। तो जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में इंक्रीज होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, इनिशियली जो है हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि रिक्वायर्ड रिएक्टर पावर एक बार जनरेट हो और फिर उसको उस लेवल पर मेंटेन किया जाता है। अगर हमें पावर लेवल रिड्यूस करना है या फिर हमें उस रिएक्टर को शट डाउन करना है तो फिर हम उसको सब क्रिटिकल स्टेज में लेके आएंगे, रिएक्शन रेट को ग्रेजुअली लोअर करेंगे। लोअर कैसे करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज़ करेंगे। और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? हम कंट्रोल रॉड्स जैसे कि बोरॉन और कैडमियम रॉड्स जो कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करती है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद इंडिया का अगर न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रैटेजी देखी जाए तो इसमें मेनली ये होता है कि तीन न्यूक्लियर स्टेजेस हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज अभी ऑपरेशनल है, सेकंड स्टेज के प्रोटोटाइप्स हमने डेवलप किए हैं और इवेंचुअली हमें थर्ड स्टेज में जाना है जिसमें कि हम थोरियम को यूज़ करेंगे। तो इंडिया ने कॉन्शियसली प्रोसीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पर्पस ऑफ पावर जनरेशन एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट हमने फ्रेम किया है, जिससे कि हम प्रॉपरली अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को हम जनरेट कर पाएँ। एंड इसके मेन जो हमारे जो 2 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है यूरेनियम एंड थोरियम, इनको हमें यूटिलाइज़ करना है। थोरियम का इंडिया में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, इनफैक्ट वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं थोरियम के इंडिया में, और थोरियम जो है हमारे थर्ड स्टेज में यूज़ होगा। तो नेचुरल यूरेनियम के डिपॉजिट्स लगभग 70,000 टन्स हैं, थोरियम के डिपॉजिट्स 3,60,000 टन्स हैं। तो जो यूरेनियम है वो झारखंड में मिलता है, जादूगोड़ा माइंस, भटेन, नरवा पहाड़, तुरमदी, इन एरियाज़ में थोरियम मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ये सारे यूरेनियम रिच रीजन्स हैं। मेघालय में डोमियस यार्ड करके रीजन है, आंध्रा में तुमालापल्ली माइन है, ये काफ़ी बड़ी माइन है, लंबापुर, पेड़ागट्टू यूरेनियम रिच रीजन है, कर्नाटका में गोगी रीजन है, राजस्थान में रोहिल है। ये सारे रीजन्स हैं यूरेनियम रिच रीजन जहाँ यूरेनियम इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद इंडिया में, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का, यहाँ जो थोरियम है वो केरला बीच सैंड में मोनोजाइट है, मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। इसके अलावा कोस्टल एरियाज तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्रा, इनमें भी अच्छे रिजर्व्स हैं थोरियम के। जो वर्ल्ड में रिसोर्सेज हैं वो है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इजिप्ट, इनमें भी थोरियम पाया जाता है, बट इंडिया में उसके लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि इंडिया में अगर उसके रिजर्व्स अच्छे हैं तो किस तरह से हम स्टेज बाय स्टेज थोरियम को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें 2 सर्किट्स होते हैं। वाटर को फर्स्ट सर्किट में प्रेशराइज्ड वे में रखा जाता है, इसमें नेचुरल UO2 को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट। फिर फर्स्ट 2 हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फर्स्ट 2 प्लांट्स को इनिशियली जो हमने करे थे वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर थे, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। उसके बाद हमने प्रेशराइज हैवी वाटर टाइप प्लांट बनाए हैं जो कि इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट से बनाए गए हैं। फ्यूचर प्लान हमारा है कि हम VVER टाइप प्लांट जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मिक्स्ड ऑक्साइड जो कि मोर देन 1 ऑक्साइड जैसे कि प्लूटोनियम विथ नेचुरल यूरेनियम, इसको हम डेवलप कर रहे हैं एंड इंट्रोड्यूस किया है तारापुर में टू कंजर्व फ्यूल एंड टू डेवलप न्यू फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो एक बार हम स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 देख लेते हैं। स्टेज 1 जैसा कि मैंने कहा कि वो ऑपरेशनल है एंड वो उसमें हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर अभी यूज़ कर रहे हैं। स्टेज 1 में यूरेनियम ऑक्साइड या हम देख सकते हैं यूरेनियम 235 जो है वो एक तरह से फिजाइल मटीरियल जिसमें कि फाइनली फिजन रिएक्शन होगा, तो यूरेनियम 235 को हम एक्चुअली
एज अ फिजाइल मटेरियल यूज़ करते हैं। स्टेज 2 में जो है वो हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी प्रोटोटाइप डेवलप किया है कल्पक्कम में। तो इंडिया की जो सेकंड स्टेज है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, इसमें हम एनविसेज कर रहे हैं यूज़ ऑफ प्लूटोनियम 239। तो इसमें प्लूटोनियम 239 जो है वो एक तरह से मेन फिजाइल एलिमेंट होगा जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ होगा। अब इसमें होगा क्या, एक ब्लैंकेट होगी यूरेनियम 238 की जो कि सराउंड करेगी फ्यूल कोर को। तो आप देखिए प्लूटोनियम 239 ये होगा मेन फिजाइल मटेरियल, इसके चारों ओर एक ब्लैंकेट होगी यूरेनियम 238 की जो कि सराउंड करेगी फ्यूल कोर को। अब इसमें जब होगा, जैसे ही प्लूटोनियम 239, अब ये फिजाइल मटेरियल है तो इसमें रेडियो एक्टिविटी होगी। अब ये जैसे ही न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे तो इसके चारों ओर यूरेनियम 238 के एक ब्लैंकेट है, तो जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन से और फ्रेश प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होगा। तो मोर एंड मोर प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होता जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जितना प्लूटोनियम 239 कंज्यूम होगा उससे ज़्यादा तो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। फिर इसके अलावा ये तो यूरेनियम 238 की ब्लैंकेट है, इसके अलावा एक और एक ब्लैंकेट होगी थोरियम 232 की अराउंड द फास्ट ब्रीडर कोर। तो आप देखिए इसके अलावा एक थोरियम 232 की एक और एक ब्लैंकेट होगी अराउंड द फास्ट ब्रीडर कोर। इसमें भी न्यूट्रॉन कैप्चर होगा, तो इसमें जब न्यूट्रॉन कैप्चर होगा तो इससे यूरेनियम 233 निकलेगा। अब जो यूरेनियम 233 है वो है हमारा थर्ड स्टेज का फिजाइल मटेरियल। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज का फिजाइल मटेरियल था यूरेनियम 235, सेकेंड स्टेज का फिजाइल मटेरियल है प्लूटोनियम 239। बट प्लूटोनियम 239 के चारों ओर हमने यूरेनियम 238 की एक ब्लैंकेट लगा रखी है, जिससे कि जब फिजन रिएक्शन होगा तो जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे तो यूरेनियम 238 से और प्लूटोनियम 239 बन जाएगा। इसको इसीलिए बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके अलावा थर्ड स्टेज का रॉ मटेरियल बनाने के लिए हमने इसके चारों ओर ये जो थोरियम 232 की एक ब्लैंकेट और लगाई है। इसमें जब फिजन होगा तो उससे यूरेनियम 233 बनेगा। यूरेनियम 233 जो है ये है फाइनली जो हम थर्ड स्टेज में यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेज में इसको कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। तो ये हमने देखा कि प्लूटोनियम 239 है। इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने कहा कि ये इनफैक्ट जितना कंज्यूम हो रहा है प्लूटोनियम उससे ज़्यादा तो ब्रीड हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो सेकंड स्टेज है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें फास्ट ब्रीडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई मॉडरेटर नहीं होता है, क्योंकि हमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें स्लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए सेकेंड स्टेज में। इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट, क्योंकि इसमें कोई मॉडरेटर नहीं है। और ब्रीडर क्योंकि इसमें हम जो प्लूटोनियम 239 जो फिजाइल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको और ब्रीड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं ये जो जैसा मैंने कहा कि प्लूटोनियम 239 उसको फास्ट ब्रीडर बोलते हैं। उसमें कूलिंग एंड हीट ट्रांसफ़र जो है लिक्विड मेटल से होती है। ध्यान रखिएगा इसमें वाटर नहीं यूज़ होता है, इसमें D2O नहीं यूज़ होगा। इसमें मेनली जो है सोडियम या लिथियम, स्पेशली सोडियम यूज़ होता है। सोडियम को मेनली यूज़ करते हैं कूलिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें वाटर को कूलेंट की तरह यूज़ नहीं करते। एक तो ध्यान रखिएगा कि इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। इसमें हमें मॉडरेटर की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसमें कूलेंट है वो वाटर, हैवी वाटर ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वाटर को अगर कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं तो वो स्लो डाउन कर देते हैं न्यूट्रॉन्स को। बट अगर हम लिक्विड सोडियम को यूज़ करेंगे तो वो मॉडरेटिंग इफेक्ट उनका नहीं होता, वो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म मीडियम की तरह ही एक्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसमें लिक्विड सोडियम को यूज़ करते हैं रादर देन वाटर। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। और उसके बाद हम एक बार पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बाद हम पहले थर्ड स्टेज देख लेते हैं, उसके बाद हम एक बार ये स्पेंट फ्यूल का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो जो थर्ड स्टेज है इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम की, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम इसमें यूरेनियम 233 एज अ फिजाइल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो यूरेनियम 233 जो कि ऑब्टेन किया है हमने सेकेंड फेज़ में, अभी मैंने आपको बताया यूरेनियम 233 ऑब्टेन हुआ था सेकेंड फेज़ में, इसको हम थर्ड फेज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए जो रिएक्टर कोर होगा उसमें फिजाइल मटेरियल होगा यूरेनियम 233।
इसके चारों ओर एक थोरियम 232 की एक ब्लैंकेट होगी। देखिए अब हम इसमें थोरियम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली इंडिया में थोरियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें अगर थोरियम यूज़ करेंगे तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी होगी, हमें यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ता है, थोरियम को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम ग्रेजुअली थर्ड स्टेज पे शिफ्ट होना चाहते हैं, बट थर्ड स्टेज पे शिफ्ट होने के लिए हमें सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इनका ऑपरेशनल होना ज़रूरी है। तो यूरेनियम जो थर्ड स्टेज है, इसमें यूरेनियम 233 के चारों ओर एक थोरियम 232 की ब्लैंकेट होगी, जिसमें कि जो यूरेनियम 233 जो रिएक्टर कोर में होगा ये जनरेट करेगा मोर यूरेनियम 233। कैसे? क्योंकि जब यूरेनियम 233 से, ये क्योंकि फिजाइल मटेरियल, इससे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो वो थोरियम 232 को डिसइंटीग्रेट करेंगे, वो वापस यूरेनियम 233 बनाएगा। फिर यूरेनियम 233 जो है वो काफ़ी अच्छे टाइम तक रिप्लेनिश होता रहेगा कोर में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे वो थोरियम 232 को डिसइंटीग्रेट करके वापस यूरेनियम 233 बनाएंगे। तो इस तरह से थोरियम 232 को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये था हमारा इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इसके बाद एक स्पेंट फ्यूल का कॉन्सेप्ट और होता है। ब्रीडर रिएक्टर्स, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कंटेन्ड इन यूरेनियम और थोरियम, और इसमें एक स्पेंट फ्यूल का कॉन्सेप्ट भी आता है। स्पेंट फ्यूल का कॉन्सेप्ट मतलब जो भी चीज़ें, जब रिएक्शन होता है उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं उसमें या तो फिजन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं यूरेनियम से लाइटर जो हों, या फिर कुछ ट्रांस यूरेनिक्स हो सकते हैं जो हैवियर देन यूरेनियम हो, वो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन बट कुड नॉट अंडरगो फिशन। तो आप ये देखिए, ये जो रिएक्शन है, अब इसमें यूरेनियम के अलावा कुछ और चीज़ें भी निकल रही हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेंट फ्यूल होता है उसमें फिजन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो लाइटर देन यूरेनियम है, कुछ ट्रांस यूरेनिक्स हो सकते हैं जो हैवियर देन यूरेनियम हो। उन्होंने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब तो कर लिया है बट अभी भी वो इतना अनस्टेबल नहीं हुए हैं कि वो फिजन उनमें रिएक्शन हो। तो अब इनको कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो आप ये देखिए, फिजिकल बिहेवियर ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांस यूरेनिक्स। फिजन प्रोडक्ट्स जो है वो फिजन नहीं करेंगे बाय देमसेल्व्स, हेंस दे कैन नॉट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये जो फिजन प्रोडक्ट्स हैं इनको न्यूक्लियर वेपन्स की तरह नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि इनमें ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दे विल नॉट अंडरगो फिजन बाय देमसेल्व्स। ट्रांस यूरेनिक्स जो हैं, जिन्होंने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया बट अभी वो इतने अनस्टेबल नहीं हुए हैं कि उनमें रेडियो एक्टिव डीके हो जाए, तो ट्रांस यूरेनिक में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि उनमें रेडियो एक्टिव डीके आगे हो सकते हैं। तो अगर उनको, इफ़ दे आर लेफ्ट इन स्पेंट फ्यूल, तो ग्रेजुअली इनका स्लो डिके हो सकता है और उससे रेडियो एक्टिविटी पूरे स्पेंट फ्यूल में, स्पेंट फ्यूल मतलब जो भी फाइनली उस रिएक्शन के बाद जो बचा है, तो उस पूरे स्पेंट फ्यूल में रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें जो ये ट्रांस यूरेनिक्स है इनको हमें सेपरेट करना होता है टू अवॉइड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो FBR कन्वर्ट द स्पेंट फ्यूल इनटू फ्यूल फॉर नेक्स्ट स्टेज। जैसा कि हमने देखा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो चीज़ें फाइनली हम यूरेनियम 233 कोर में बना रहे थे, 233 बना रहे थे, तो 233 हमने थर्ड स्टेज में यूज़ किया। इसलिए हमने एक ग्रेजुअल 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेनली हमारे थोरियम जो रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। बट थोरियम एनर्जी जनरेशन में इश्यूज़ हैं कि इंडिया के वर्ल्ड हाईएस्ट थोरियम रिजर्व्स इंडिया में हैं, जो कि नेक्स्ट 600 ईयर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि थोरियम जो है वो फिजाइल मटेरियल नहीं है, थोरियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा यूरेनियम 233 है जो फिजाइल मटीरियल है, यूरेनियम 233 के चारों ओर हमने देखा था कि थोरियम 232 की हमने एक ब्लैंकेट लगाई थी। अगर थोरियम ही फिजाइल मटेरियल होता तो हम उससे डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते, बट थोरियम में एक चैलेंज है कि डायरेक्टली फिजाइल मटेरियल नहीं है। फ्यूल ब्रीडिंग प्रोसेस जो होगा वो स्लो और कॉस्टली होगा, हमें धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस में जाके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं फाइनली थोरियम से। ये स्लो और कॉस्टली प्रोसेस है। थोरियम को पहले कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233 में यूजिंग अदर फिजाइल मटेरियल, जैसा कि हमने अभी पूरा 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में देखा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम एज सच
एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा एक प्रोटोटाइप है ज़रूर जो कलपक्कम में बनाया है, इसमें प्लूटोनियम यूरेनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यूज़ किया था। कूलेंट पहले भी मैंने आपको बताया, ये लिक्विड सोडियम होगा, इसमें वाटर, हैवी वाटर नहीं होगा। कंट्रोल मटेरियल हम बोरॉन कार्बाइड यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई मॉडरेटर नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब ब्रीड मोर फ्यूल दैन दे कंज्यूम। तो यूरेनियम 233 या 232 इसमें मेनली हम ब्रीड कर रहे हैं। प्लूटोनियम विल प्रोड्यूस एनर्जी प्लस यूरेनियम एडिशनली प्रोड्यूस प्लूटोनियम। जैसा कि हमने देखा था कि प्लूटोनियम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस उसके चारों जो यूरेनियम 238 की जो ब्लैंकेट थी उससे फाइनली प्लूटोनियम 239 और प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। रिएक्टर जो है वो भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड एक PSU है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसने बनाया है। यूजुअल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है 1% ऑफ यूरेनियम फ्यूल यूज़ करके एनर्जी जनरेट करते हैं, बट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो 40 से 70% ऑफ यूरेनियम फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने बनाई है और प्लान है लगभग 5 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑफ 2500 मेगावाट बनाने का। थोरियम रिएक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर है वो हम तभी सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट कर पाएंगे जब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को 30 to 40 ईयर्स तक प्रॉपरली ऑपरेट करें, उसी के बाद हम जो थोरियम रिएक्टर का फ्यूल है वो बना पाएंगे। नेक्स्ट ये एक बेले एक्सपेरिमेंट था, ये एक हाई एनर्जी एक्सीलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जापान, उसने कंप्लीट किया है बेले 2 एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट स्टेप है बाय इंटीग्रेटिंग पार्टिकल डिटेक्टर विद पावरफुल सुपर KeKB एक्सीलरेटर। इसमें मेनली हम ये कर रहे हैं कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो भी रिसर्च लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इन सर्न यूरोप में जो हो रही है, ये बेले 2 एक्सपेरिमेंट जो है एक तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये इंटेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बीम्स को यूज़ करके प्लस एक सेंसिटिव डिटेक्टर इसमें लगा हुआ है जिससे कि हम मेजर कर पाएंगे डायरेक्शन एंड मोमेंटम ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड पार्टिकल। तो इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बेले 2 एक्सपेरिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 23 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। और इसमें जो 4th लेयर ऑफ 6 लेयर हाईली सेंसिटिव सिलिकॉन वॉर्टेक्स पार्टिकल डिटेक्टर, ये जो है वो TIFR साइंटिस्ट जो इंडियन साइंटिस्ट है वो ये डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह का बेले 2 एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये मासिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब और GBU-43, ध्यान रखिएगा ये भी इसको बोलते हैं, ये इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बोलते हैं। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि US ने अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में ये बॉम्ब गिराया था। एंड ध्यान ये रखिएगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है एंड एवर डिप्लॉयड इन कॉम्बैट बाय USA। इसके बाद ये कस्टम मेड एयरफोर्स वेपन है दैट हैज़ बीन इन द आर्सनल फॉर मोर देन डिकेड, 10 साल से लगभग मोर देन 10 ईयर से US के एयरफोर्स के पास ये एक वेपन की तरह है। ये हिट कर सकता है सॉफ्टवेयर टारगेट सच एज सरफेस फैसिलिटीज़, टनल एंट्रेंस, ट्रूप कॉन्सेंट्रेशंस विद GPS गाइडेड म्यूनिशन। प्लस इसमें ये जो बॉम्ब है ये डिटोनेट कर सकता है, ग्राउंड पर हिट करने से पहले ही ये डिटोनेट कर सकता है। इसका जो थिन एल्यूमिनियम स्किन है वो हेल्प करता है मैक्सिमाइज जब ब्लास्ट रेडियस, जितने भी एरिया में ब्लास्ट होगा उस रेडियस को मैक्सिमाइज कर सकता है और एक शॉक वेव जनरेट कर सकता है। तो ये बहुत ही मासिव एक बॉम्ब है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि USA ने इसको यूज़ किया था अफ़गानिस्तान में। तो इस तरह का ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, ये अफ़गानिस्तान में यूज़ हुआ था। अभी जैसा मैंने कहा कि अप्रैल 13, 2017 को अफ़गानिस्तान में इसको गिराया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स था वो USA ने बनाया है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया ने बनाया है। तो एविएशन थर्मोबार्बरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर, इसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, ये रशिया ने बनाया और ये 4 टाइम्स मोर पावरफुल है देन US वेपन। तो इसमें ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर रादर देन कैरिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स एक्सप्लोसिव। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ इसमें ये होती है कि ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से कैरी करता है, तो इसमें फ्यूल ही 100% फ्यूल होता है। इसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है। ये 44 टन्स ऑफ TNT है कंपेयर टू US डिवाइस जिसमें कि 11 टन ही थी। ये 2 स्टेज में डिटोनेट होता है, जो कि मेन डिस्ट्रक्शन जो होता है इसमें वो अल्ट्रासोनिक शॉक वेव से होता है प्लस इनक्रेडिबल हाई टेम्परेचर पर। तो ये जो भी लोग ज़िंदा होते हैं वो मेयरली एवेपोरेट हो जाते हैं, तो इससे बहुत ही एक्सेसिव हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, इसलिए इसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। और ये एक थर्मोबारिक ये है, इट यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर।
नेक्स्ट जो भी आईटी एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, एक बार वो देख लेते हैं। एक डार्क नेट का कॉन्सेप्ट था। ये एक ओवरले नेटवर्क है दैट कैन ओनली बी एक्सेस विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑथराइजेशन। तो इसको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या ऑथराइजेशन सिर्फ वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह के टिपिकल डार्क नेट होते हैं, फ्रेंड टू फ्रेंड नेटवर्क्स एंड प्राइवेसी नेटवर्क। डार्कनेट मार्केट या क्रिप्टो मार्केट ये कमर्शियल वेबसाइट है ऑन द डार्क वेब दैट ऑपरेट्स वाया डार्क नेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरवर्ल्ड एंड बिटकॉइंस ऑपरेशन। तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी कि वो इंटरनेट से रिलेटेड ये इनफैक्ट एक तरह का नेटवर्क है जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या ऑथराइजेशन से ही यूज़ हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं बिटकॉइंस है, इसमें आप ड्रग्स डोमेन, ब्लॉक ड्रग्स, तो आप इस तरह की ये चीज़ें जो हैं जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या ऑथराइजेशन यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये जनरली कॉमन सर्च इंजन्स में आप इनको नहीं देखेंगे। ये दो तरह के होते हैं, फ्रेंड टू फ्रेंड नेटवर्क्स या प्रिवेसी नेटवर्क्स। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर्स ही इस तरह से बिहेव करें, ह्यूमंस की तरह कंप्यूटर बिहेव करें। इनकी दो ब्रांच होती है, एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें हम देखें तो एक ये इट इज़ अ रिक्रिएशन एंड रूल्स फॉर यूजिंग इंफॉर्मेशन, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन बाय मशीन्स, पर्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर्स है वो ही ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे, उनमें ही रीजनिंग की एबिलिटी, सेल्फ करेक्शन की एबिलिटी होगी। ये एविएशन, वीडियो गेम्स, न्यूरल नेटवर्क, एक्सपर्ट सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग, रोबोटिक्स, इन सब में इनका यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, जैसा कि हमने देखा एविएशन में, वीडियो गेम्स में, न्यूरल नेटवर्क में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में, वेदर फोरकास्टिंग में, रोबोटिक्स में, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो रोबोट्स हैं या जो मशीन्स हैं वो ही ह्यूमन की तरह सोचें, उनकी रीजनिंग एबिलिटी, उनमें सेल्फ करेक्शन एबिलिटी, ये सब ह्यूमन की तरह होए। उसके बाद ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वयं जो है ये स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एक प्रोग्राम है जिसको कि लॉन्च किया गया था MHRD ने। इसमें लगभग 350 ऑनलाइन कोर्सेज होंगे विच विल बी वाइडन बाय DTH चैनल्स इन फ्यूचर। तो आगे DTH चैनल्स में भी इनको दिखाया जाएगा। प्रोफेसर्स ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स वो ऑफर करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये अभी स्टार्ट हो चुका है। ऑल कोर्सेज वुड बी ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस प्रोग्राम। फीस वुड बी लेविड इन केस लर्नर रिक्वायर सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट लेना है आपको तो फीस होगी, वरना ये कोई भी फ्री में एक्सेस कर सकता है इन कोर्सेज को। तो जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड NCERT इन्होंने बनाया है। जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये मेन देख रही है। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड NPTEL जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग है। मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए IIM बैंगलोर एंड कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये तीन है जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख रही है। इनसे रिलेटेड कोर्सेज, वर्चुअल कोर्सेज को ये तीन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगी। एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए NPTEL, IIM बैंगलोर एंड UGC। तो ये है ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रिस्पेक्टिव स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज को बनाने में पूरा कोऑर्डिनेट करेंगी। नेक्स्ट है साइबर फिजिकल सिस्टम। DST ने इनिशिएट किया है साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोग्राम। इसमें हैविंग ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री। तो ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होंगे वो इस तरह की चीज़ें करेंगे जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है, जैसे कि सेल्फ ड्रिवन कार्स प्रोड्यूस्ड बाय गूगल, स्मार्ट ग्रिड्स, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें आती हैं साइबर फिजिकल सिस्टम में। तो इस तरह का इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को देख रहा है इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये है साइबर फिजिकल सिस्टम। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है जो कि हम रियल वर्ल्ड में या फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होंगे दैट विल डू थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट है भारत QR कोड। ये आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, बट इसमें जो है वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो हम स्पेशली QR कोड
जो कि क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत QR कोड जो है उसको जॉइंटली डेवलप किया गया है NPCI ने, वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम RBI। तो ये कॉमन इंटरफेस है जो कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है और ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सेप्टेंस ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट, UPI, इन सब पर ये इंटरफेस वर्क करता है। तो इसमें जो कार्ड स्वाइप करने की नीड है वो एलिमिनेट हो जाएगी। डायरेक्टली आप QR कोड दिखा के डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, ये इसका एक यूनिक फीचर है कि मर्चेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ओनली वन QR कोड। उनको अपना सिर्फ एक QR कोड दिखाना होगा इंस्टेड ऑफ मल्टीपल QR कोड। उनको कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है भारत QR कोड। तो QR कोड होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। ये मशीन रीडेबल बार कोड है जिसको कि ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर का बना होता है। आप देख सकते हैं ये मशीन रीडेबल है, ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर इसमें इस तरह से बने होते हैं। ये कैमरा ऑफ स्मार्टफोन उसको आराम से रीड कर सकता है। 360 डिग्री हाई स्पीड रीडिंग हो सकती है इसमें। QR कोड ये 7089 डिजिट्स को स्टोर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बार कोड जो कि मैक्सिमम 20 डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये 7089 डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। बार कोड जो होता है वो 20 डिजिट्स को मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। इसमें एरर करेक्शन कैपेबिलिटी भी होती है और डेटा स्टोर्ड इन इट उसको रिस्टोर किया जा सकता है इवन इफ इट इज़ पार्शली डैमेज्ड और डर्टी। तो अगर उसको पार्शली डैमेज अगर डेटा हो जाए तो भी इसमें एरर करेक्शन कैपेबिलिटी होती है। तो ये है भारत QR कोड। उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स भी आपने सुना होगा, पेटीएम, ऑक्सीजन, ये काफ़ी सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं। मोबाइल वॉलेट जो है वो डिजिटल इक्विवेलेंट है टू फिजिकल वॉलेट, जहाँ की आपको कैश एक्चुअली कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल पेमेंट से डायरेक्टली अपने वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो एक पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और यूजिंग NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू आप मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं वो क्लोज्ड, सेमी क्लोज, सेमी ओपन और ओपन। तो क्लोज वॉलेट होते हैं जिसमें कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है लॉक्ड है विद मोबाइल वॉलेट कंपनी, जहाँ where he allows customer to utilize the amount to purchase goods only from his company। तो जो भी पैसा है वो पैसा सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के गुड्स को खरीदने में ही आप यूज़ कर सकते हैं, वो है क्लोज्ड वॉलेट। सेमी क्लोज्ड वॉलेट में ये है कि डज़ नॉट अलाउ परमिटिंग कैश विड्रॉल और रिडेम्पशन फ्रॉम वॉलेट। तो आप उस वॉलेट में अगर आपने पैसा डाल दिया तो आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते या वापस उससे निकाल नहीं सकते पैसा। आप परचेज कर सकते हैं गुड्स विथ लिस्टेड मर्चेंट्स। जिन जिन मर्चेंट्स के पास वो पर्टिकुलर वॉलेट अवेलेबल होगा आप उन्हीं से ही उन्हीं मर्चेंट्स को उस सेमी क्लोज्ड वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सेमी ओपन वॉलेट ये होता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से सेमी क्लोज्ड वॉलेट जैसा ही है, बट इसमें एक चीज़ और एडिशनल है कि इट अलाउज कस्टमर टू हैव वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन। तो इसमें एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन आराम से हो सकता है, बट विद इन द सेम कंपनीज वॉलेट। तो किसी सेम कंपनी के एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है या ट्रांजैक्शन हो सकता है। ओपन वॉलेट मतलब सोली ओन्ड बाय बैंक अथॉरिटी। तो इससे आप गुड्स भी खरीद सकते हैं, आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं एट ATM ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये पूरा एक तरह से जैसा कि नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से ये ओपन वॉलेट वर्क करता है। नेक्स्ट हम ये इस तरह के मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, पेटीएम, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, मोबीक्विक, M-Pesa, ऑक्सीजन। एक ये है बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब ये है कि ये उस तरह का डेटा है विच इज़ सो ह्यूज इन नंबर दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक। तो ये इतना ज़्यादा होता है नंबर में कि उसको ट्रेडिशनल डेटा एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक से प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसमें 4 V होते हैं। इनकी वॉल्यूम बहुत हाई होती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेटा इज़ जनरेटेड कंटिन्यूसली इन अ रैपिड मैनर। वेराइटी बहुत ज़्यादा होती है कि इट में भी ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। और वेरासिटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने बिग डेटा एनालिसिस यूज़ किया है टू शेड न्यू लाइट ऑन फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल विद इन इंडिया। इसलिए बिग डेटा न्यूज़ में था। और बिग डेटा का मतलब ये है कि अगर जो डेटा है वो इतना ह्यूज हो नंबर में कि उनको ट्रेडिशनल डेटा एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक से से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें 4 V होते हैं, वॉल्यूम,
मतलब स्केल जो है बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी मतलब एनालिसिस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा वो ज़्यादा होता है, एंड वेराइटी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा होता है इसमें, एंड वेरासिटी अनसर्टनिटी ऑफ डेटा, क्योंकि रेट ऑफ जनरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वर्ल्ड की फर्स्ट ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, अ डिजिटल टोकन दैट इज परसीव्ड वैल्यू एंड पेमेंट नेटवर्क। तो इसके बिटकॉइन में जो हमें देखना है वो ये है कि एक तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके पीछे यूज़ होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक एनोनिमस ऑनलाइन लेजर होता है जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है टू सिंप्लीफाई बिटकॉइन ट्रांजेक्शन। ब्लॉकचेन enables two entities that do not know each other to agree that something is true without the need of a third party। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बार देख लेते हैं हम, ये होता क्या है। पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ए को बी को मनी सेंड करना है, तो जो ट्रांजेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट होता है। ब्लॉक जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क, तो जो भी नेटवर्क में होगा उन सबको ये ब्रॉडकास्ट होगा। ये ब्लॉक मतलब ये पूरे ट्रांजेक्शन कि ए ने बी को मनी सेंड किया है। उसके बाद जो भी नेटवर्क में होगा वो इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा, इसलिए ये बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉक फिर ये ऐड होता जाएगा टू द चेन, इसीलिए बोलते हैं ब्लॉक चेन। अब ये विच प्रोवाइड्स इनडेलिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इनडेलिबल मतलब इसको मिटाया नहीं जा सकता, एंड ये ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का। द मनी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये अप्रूव किया जाता है। वो जो लोग नेटवर्क में है वो इस ट्रांजेक्शन को पूरा अप्रूव करेंगे, और फिर ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ये चेन में ऐड होता रहता है। ये टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के पीछे यूज़ की गई है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज़ न्यूज़ में थी। ये नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, डिवाइसेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी दैट इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट्स टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। ये एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि जो मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो एक मशीन अगर दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करे with the help of internet without having the presence of human being, तब ये जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये इंटरेक्ट जो कर सकते हैं वो वायर्ड मोड में भी हो सकता है, वायरलेस मोड में भी हो सकता है, पूरा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, जैसे कि हाउस ऑटोमेशन, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऑटोमोटिव्स में। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, ये चीज़ न्यूज़ में थी। ये एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर ऑल मैजिकल आर्टिफिशियल वर्ल्ड्स दैट आर पॉपिंग अस अराउंड, मोस्ट कॉमनली यूज ऑन अ हेडसेट एंड गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ एन इमर्सिव फेक वर्ल्ड। तो हम अगर वर्चुअल रियलिटी का मतलब समझे, तो जैसा कि आप देखते होंगे कि वीडियो गेम्स में वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है जो हम वीडियो गेम्स में देखते हैं। वो एक तरह से एक फेक वर्ल्ड का परसेप्शन जनरेट करती है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी एक टर्म है। ये एक तरह से कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल्स और वीडियोस और इमेजेस इन विच अ वर्चुअल स्टफ इज एडेड टू द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इसीलिए इसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। एक वर्चुअल स्टफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में अगर ऐड किया जाए थ्रू कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल्स, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी तो बिल्कुल जो वीडियो गेम्स में हम देखते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, वो है वर्चुअल रियलिटी। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे कि जो चीज़ न्यूज़ में थी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका एग्जाम्पल है पोकेमॉन गो, होलोलेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सिटी, लेंस ऑफ नोकिया और इसरो का साकार एप्लीकेशन। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी का ये एक एग्जाम्पल है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी स्पोर्टिंग इवेंट्स, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन अबाउट गेम और प्लेस। इंडियाज़ फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी इंस्टीट्यूट ये प्रपोज है टू बी सेटअप एट वाराणसी। तो ये मेन इसकी एप्लीकेशंस होती है कि इसको स्पोर्टिंग इवेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, टूरिज्म में यूज़ किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन अगर किसी गेम की देनी हो, किसी प्लेस की देनी हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस जो है, वर्चुअल तो बिल्कुल वो रियल नहीं होती, ऑगमेंटेड का मतलब है कि
कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल्स अगर हम किसी मतलब कि वर्चुअल स्टफ को रियल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट में ऐड करें उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ न्यूज़ में थी, प्रोजेक्ट अलॉय। अब ये एक सॉलिडारिटी प्रोजेक्ट है, इंटेल ने बनाया है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें मर्ज रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो यूज़ होगा, दिस डिवाइस इज़ अ हेडसेट दैट यूज़ रियल सेंस टेक्नोलॉजी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक हेडसेट होगा इस तरह का, ये हेडसेट है, इस तरह का ये हेडसेट होगा मर्ज प्रोजेक्ट अलॉय में, विच विल इनेबल पीपल टू यूज़ देयर हैंड्स टू इंटरैक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। तो आप देखिए ये है जो हेडसेट है, इससे वो अपने हैंड्स को यूज़ करेंगे जिससे कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उनसे इंटरैक्ट कर पाएंगे। ये है मर्ज रियलिटी। मर्ज रियलिटी ये मोर डायनेमिक है, नेचुरल कंपेयर टू वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में तो सब चीज़ें एक तरह से जैसा वीडियो गेम्स में होता है वो वर्चुअल या एक फेक वर्ल्ड है। मर्ज रियलिटी में हम एक हेडसेट को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम थ्रू हैंड्स इंटरैक्ट कर पाएंगे विद एलिमेंट्स ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। देयर इज़ नो नीड फॉर केबल्स टू कनेक्ट टू कंप्यूटर। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन होगा, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिससे कि हम मर्ज रियलिटी मतलब कि हम वर्चुअल वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर पाएंगे। ये इस तरह का ये इंटेल ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट अलॉय। फिर WannaCry, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी स्टडी IQ ने बनाया है। मासिव रैंसमवेयर अटैक दैट हैड हिट सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रैंसमवेयर बेसिकली ये करता क्या है, ये एनक्रिप्ट करता है फाइल्स को और डिमांड करता है बिटकॉइन में पेमेंट टू रीगेन एक्सेस। तो ये किस तरह से स्प्रेड होता है, ये अटैचमेंट टू ईमेल्स, हिडन डॉक्यूमेंट्स, PDF, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा, इस तरह से ये मेन मैकेनिज्म है जिससे ये स्प्रेड होता है। ये कंप्यूटर वायरस नोन एज बॉम्ब, इसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। अनलाइक मैनी अदर मालिशियस प्रोग्राम, इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू मूव अराउंड अ नेटवर्क बाय इटसेल्फ। तो अगर कोई भी नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे तो ये अपने आप स्प्रेड हो सकता है। हैकर्स हैव लाइकली मेड दिस एज सेल्फ स्प्रेडिंग मालवेयर। जो भी हैकर्स हैं उन्होंने इसको एक सेल्फ स्प्रेडिंग मालवेयर की तरह बनाया है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ पीस ऑफ NSA कोड नोन एज इटर्नल ब्लू। तो ये है एक मासिव रैंसमवेयर था, इसका नाम दिया गया है WannaCry, और इससे ये मेनली एनक्रिप्ट कर लेता है फाइल को और फिर डिमांड करता है बिटकॉइन में पेमेंट। एंड ये बहुत ही मासिवली स्प्रेड हो सकता है इन फॉर्म ऑफ अटैचमेंट टू ईमेल्स, हिडन डॉक्यूमेंट्स, PDF एक्सेट्रा। ये है WannaCry रैंसमवेयर अटैक। फिर था गूगल लेंस। गूगल लेंस जो है ये एक तरह से आप देख सकते हैं इस तरह का गूगल लेंस है। ये जो है ये एक विजन बेस्ड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है दैट यूजेस कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये मेक्स द स्मार्टफोन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लुकिंग एट एंड हेल्प्स टू एक्ट बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमें अगर मॉनिटर करना है ग्लूकोज लेवल फ्रॉम टीयर्स बाय यूजिंग सेंसर, और फिर एक तो इसमें मॉनिटर होगा प्लस वो जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा वाई एंटेना टू यूज़र स्मार्टफोन या मोबाइल डिवाइस। तो इससे हम कंटिन्यूसली ग्लूकोज लेवल को रीड कर सकते हैं प्लस उसको स्टडी कर सकते हैं। LED लाइट्स टू वार्न यूजर्स व्हेन देयर ग्लूकोज लेवल्स डेंजरसली एक्सीड टू हाई और फॉल टू लो। तो इस तरह से गूगल लेंस है जिससे कि हम ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा हमारे मोबाइल पर ट्रांसमिट होता जाएगा। साइबर बुलिंग एक टर्म था, ये एक ऑनलाइन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन टारगेटिंग अ जुवेनाइल पर्सन ऑन सोशल मीडिया। तो जो अंडर 18 ईयर्स हैं उनको, जो जुवेनाइल पर्सन है उनको अगर टारगेट किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, जिससे कि उनका हैरेसमेंट या एम्बैरसमेंट के लिए मेनली जुवेनाइल्स इसमें टारगेट किए जाते हैं। इफ़ द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स टारगेटिंग अ नॉन जुवेनाइल, अगर 18 ईयर से बड़े को टारगेट किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और साइबर बुलिंग मतलब उसमें टारगेट जो है वो जुवेनाइल को किया जाता है। फिर एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था, ये 2017 में पैन इंडिया 36 आवर नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन हुआ है। पार्टिसिपेटिंग टीम्स साइमल्टेनियसली compete from across 33 locations in India to offer digital sustainable innovative solution। तो हम इसमें जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है ये एक तरह से इनोवेटिव आइडियाज़, यंग माइंड्स को बूस्ट करने के लिए है। हार्नेस द क्रिएटिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ ब्राइट यंग स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, यूटिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट, चैलेंज टू कैप्चर द फ्लैग। तो इस तरह से इसमें मेनली एक इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को, मेनली रियल टाइम चैलेंजेस जो भी इंडिया फेस कर रहा है उससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस, उसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017
पैन इंडियन 36 आवर नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग कंपटीशन ये रखा गया था। तो ये हमने देखी चीज़ें मेनली जो भी मिसलेनियस में था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आईटी एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड हमने जो भी सारी लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थी वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।